हुए जब हम रूबरू बाय मरियम अजीज। मुकम्मल नॉवेल। वो सर झुकाए उनकी बातें सुन रहा था और उसके यूं खामोश रहने पर उनका नरम लहजा गुस्सेला होता जा रहा था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ नोफिल। शाहिद साहब ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। तो उसने धीरे से सर उठाया। सुन रहा हूँ अब्बू। तो क्या समझ में आया तुम्हारी? उनका अंदाज इम्तिहान लेने वाला था। यही कि मुझे लाहौर जाना है। बरखुरदार, सिर्फ लाहौर ही नहीं जाना, वहां जाकर जॉब भी करनी है। मैं मुमताज़ से बात कर चुका हूँ, उसने बैंक में तुम्हारी जॉब का बंदोबस्त किया है। तुम्हें खावर के घर रहना है, मैं वहां भी बात कर चुका हूँ। अबू, मैं किसी के घर नहीं रह सकता, वो एहतजाजन बोला। क्यों? वहां रहने में तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमने कौन सा उनके घर रहना है? उसने तुम्हारे लिए एनेक्सी में इंतजाम किया है। और वहां जाकर ये मत बताना कि तुम मॉडलिंग जैसा बेहुदा काम भी करते हो। अब्बू जी, मेरे शौक को बेहुदा तो ना कहें। वो कदरे नाराज़ी से बोला। बेहुदा को बेहुदा ना बोलूं तो और क्या बोलूं? अच्छा खासा पढ़ लिख कर ये भांडों वाला काम करना था तुम्हें। नौफिल ने अब कुछ कहने के बजाय सर झटकने पर इक्तफा किया। कहाँ जा रहे हो? उसे उड़ता देखकर वो गुस्से से बोले। आपको जो कहना था मैंने सुन लिया है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। उनके कहने पर वो तोहन करहन वापस बैठ गया। खावर की एक बेटी भी है। कहकर वो खामोश हो गए तो नौफिल मुंतजिर नजरों से उन्हें देखने लगा। हमने बचपन में तुम्हारी बात उसके साथ तय कर दी थी। क्या? वो चीख उठा। आहिस्ता बोलो, कान के पर्दे फाड़ोगे क्या? शाहिद साहब ने नागवारी से अपने इकलौते बेटे को देखा। अब्बू, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? उसने जैसे उन्हें इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की। होशो हवास में हूँ बरखुरदार, पता है मुझे क्या कह रहा हूँ। हमने एक बात की थी, कोई रस्म नहीं की थी। तुम्हें वहां भेजने का एक मकसद ये भी है कि तुम उस बच्ची से मिल लो। फिर जो तुम्हारी मर्जी होगी। नौफिल को उनकी आखिरी बात से थोड़ा हौसला हुआ, वरना उसे अपना मुस्तकबिल तारीक होता नजर आ रहा था। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाऊं? हाँ जाओ, इतनी तकलीफ में बैठे हो जैसे सोफे में कीले जड़ी हों। उसके बाहर निकलते ही शाहिद साहब ने अफसोस से सर हिलाया। कमरे में आकर उसने बेजार सी नजर कमरे में बिखरे सामान पर डाली। एक तो उसे पहले ही अनजानी जगह पर जाने से चिढ़ हो रही थी। ऊपर से अब्बू ने नया शोशा छोड़ दिया था। एक लड़की जिसे मैं जानता भी नहीं, अब्बू ने उससे मेरी बात तय कर दी। रबिश! वो जेरे लब बुड़बुड़ाया। वो गुस्से से कपड़ों के गोले बनाकर सूटकेस में फेंकने लगा। तभी उसके मोबाइल की बेल बजी। स्क्रीन पर सायरा का नाम देखकर उसने बेख्तियार गहरा सांस लिया। हेलो, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम अपनी बताओ। ज़्यादा बिजी हो जो ना फ़ोन किया और ना ही कोई मैसेज। बिजी तो हूँ, तुम्हें बताया तो था लाहौर जा रहा हूँ, उसी की तैयारी में बिजी हूँ। अच्छा, जाने से पहले मिल सकते हो? कपड़े रखता नौफिल का हाथ एक पल के लिए रुका था। खैरियत? वो सीधा खड़ा हो गया। हाँ, खैरियत है। वैसे ही कह रही थी, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। उसकी बात सुनकर नौफिल मुस्कुरा दिया था। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा। जानती हूँ, वो चिढ़कर बोली। अच्छा, देखता हूँ, वक्त मिला तो तुमसे भी मिल लूंगा। इतना एहसान करने की जरूरत नहीं। नहीं मिलना तो ना मिलो, कहकर उससे फोन बंद कर दिया। नौफिल ने सर झुका दिया। वो नाराज हो गई थी और नौफिल में उस वक्त बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि उसे मना सके। वो तेजी से सामान पैक करने लगा। एक तो सर्दी का मौसम, दूसरी आज सूरज ने अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई थी, तो मौसम ज्यादा सर्द हो गया था। उसने बाहर निकलते ही झुरझुरी ली थी। चादर को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट कर वो किचन की तरफ बढ़ गई। चाय का पानी रखकर वो अब्बू के कमरे की तरफ आई। वो हस्बे मामूल कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ थे। आहट पर उन्होंने सर उठाकर उसे देख कर मुस्कुरा दिए। अब्बू, मैं ये पूछने आई थी, आप नाश्ते में क्या लेंगे? जो तुम खाओगी। मेरा तो आज पराठा खाने का मूड हो रहा है। तो ठीक है, मैं भी पराठा खा लूंगा। उनके कहने पर वो सर हिलाती हुई वापस मुड़ गई। वापसी पे उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें उसका और अब्बू का नाश्ता था। अनेक्सी साफ करवा दी थी? चाय का घूंट लेते हुए उन्होंने शर्मीन से पूछा। जी, वो तो कल ही साफ करवा दी थी। वो जवाब देकर नाश्ता करने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा बोली। अब्बू, आपके दोस्त का बेटा कितना अरसा यहाँ रहेगा? जब तक वो रहना चाहे। अब्बू, क्या उसका यहाँ रहना मुनासिब होगा? खावर साहब ने गौर से बेटी का चेहरा देखा। तुम्हें पसंद नहीं उसका यहाँ रहना? बात पसंद की नहीं अब्बू। देखो बेटा, खावर साहब उसकी बात काट कर बोले। शाहिद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और इतना वेल ऑफ है कि उसका बेटा कहीं और भी रह सकता था, लेकिन शाहिद ने उसे खसूसी तलकीन की है यहाँ रहने की, और मुझे उसने इतला दी है कि नोफिल आ रहा है, तो मैं क्या कहता, उसे ना भेजो। उनकी इतनी तफसील पर वो कुछ शर्मिंदा होकर बोली। मेरा ये मतलब नहीं था।
जानता हूँ बेटा तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मुझे लगता है कि शाहिद अपने बेटे को खास मकसद से भेज रहा है। अब की बार शर्मीन ने चौंक कर उन्हें देखा। बचपन में उसने जो बात की थी, शायद वो उसको हतमी शक्ल देना चाहता है। शर्मीन ने सर झटका। वो बचपन की बात थी अब्बू, इतने साल गुजर गए। उन्होंने कभी राबता नहीं किया, मिलने नहीं आए, और अब अचानक अपने बेटे को भेज रहे हैं। जरूरी तो नहीं उनका ये मकसद हो, और फिर ऐसा कैसे हो सकता है? हम ना कभी एक दूसरे से मिले हैं और ना ही एक दूसरे की पसंद नापसंद और आदतों को जानते हैं। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आज के दौर में घर बैठे अच्छा रिश्ता मिल जाना अल्लाह की नेमतों में से एक है, वरना बेटियां माँ बाप की दहलीज पर अच्छे रिश्ते के इंतजार में बूढ़ी हो जाती हैं। वो अफसुर्दगी से बोले तो अब की बार शर्मीन ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस खामोशी से ट्रे लेकर खड़ी हो गई। बेटा, यहाँ पहुँचने में कोई मसला तो नहीं हुआ? उन्होंने सामने बैठे नौफिल से पूछा। नहीं अंकल, उसने वो मुश्किल मुस्कुराकर जवाब दिया। वो इस वक्त इतना थका हुआ था कि दिल चाह रहा था फौरन सो जाए। शाहिद कैसा है? अब्बू भी ठीक है, आपको सलाम कह रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, वो मुस्कुराकर बोले। मैं करूंगा कल उसे फ़ोन, कहकर वो खड़े हो गए। चलो मैं तुम्हें एनेक्सी दिखा दूं, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। नौफिल ने शुक्र अदा किया कि अंकल के इंटरव्यू का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। अनेक्सी 2 कमरों और एक किचन पर मुश्तमिल थी। साफ सुथरी अनेक्सी देखकर उसका दिल खुश हो गया। तुम आराम करो बेटा, फिर मुलाकात होगी। उनके जाते ही वो गिरने के अंदाज में बेड पर गिरा था और कुछ देर बाद वो खर्राटे ले रहा था। काफी देर बाद उसकी आवाज नामानूस आवाज से खुली थी। आंख खुलने पर उसने आंख खुलने की वजह पर गौर किया, कोई दरवाजा बजा रहा था। कुछ देर तक तो उसकी समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है, और फिर आते ही वो तेजी से उठा। हावर अंकल ट्रे लिए दरवाजे में खड़े थे। वो शर्मिंदा हुआ। सॉरी अंकल, मैं सो गया था। कोई बात नहीं, वो मुस्कुरा कर बोले। ये खाना लाया था। अंकल, आपने क्यों जहमत की? जहमत की क्या बात है बेटा, तुम थके हुए आए थे, भूख भी लगी हुई होगी। खाना घर में बना हुआ था तो ले आया। उन्होंने ट्रे उसकी तरफ बढ़ाई तो रुमाल उठाते ही उसकी भूख चमक उठी थी। गर्मा गर्म बिरयानी, साथ रायता और सलाद। उसने खड़े खड़े चमचा भरकर मुंह में डाला। बिरयानी बहुत मजे की थी, और उसने बेसाख्ता इज़हार भी कर दिया। बहुत मज़े का खाना है अंकल, आप बैठे ना। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो जब से आए हैं खड़े हैं। नहीं, तुम आराम से खाओ, वैसे तो यहाँ हर चीज़ मौजूद है, लेकिन अगर कुछ चाहिए हो तो मार्केट नज़दीक है। नौफिल हाथ रोक कर खावर अंकल को देखने लगा। ये सब बातें बताने का उनका जो मकसद था वो उसकी समझ में आ गया था। तो नौफिल, बड़े मियाँ का मतलब है आइंदा अपने खाने का बंदोबस्त खुद कर लो। उसने दिल में खुद को मुखातिब किया। अच्छा बेटा, तुम आराम करो। आराम क्या, हाँक करना है। उनके जाने के बाद वो बुड़बुड़ाया। खाने का मज़ा दुबाला होने के बजाय किरकिरा हो गया था। बर्तन लेकर वो किचन में आया तो बाकी एनेक्सी की तरह किचन भी साफ सुथरा था। उसने सिंक के इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, वहां बर्तन धोने वाला साबुन कहीं नहीं था। उसने गहरा सांस लेकर बालों में हाथ चलाया और कैबिनेट खोल कर देखने लगा। किचन में बर्तनों के अलावा कुछ नहीं था, सारा सामान लाने वाला था। अगले दिन एक तो ऑफिस में उसका पहला दिन था, दूसरे वो मार्केट चला गया तो उसे घर पहुंचने में ज्यादा देर हो गई। शॉपर्स एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करके उसने दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद गेट पर आहट हुई और फिर एक नस्वानी आवाज आई। नोफिल ने चौंक कर गेट को यूं देखा जैसे गेट के पार उसे वो चेहरा नजर आ ही जाएगा। मैं नोफिल, कल एनेक्सी में शिफ्ट हुआ हूँ। उसने अपना पूरा तारुफ करवाया कि पता नहीं वो उसे जानती भी है या नहीं। उसके बताने पर कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई वापस अंदर चला गया हो। वो जी भरकर हैरान हुआ, और अब की बार उसने हाथ से गेट पर दस्तक दी थी। दोबारा कदमों की आवाज़ आई और अब की बार गेट खुल गया। हावर अंकल सामने खड़े थे, और उनकी शक्ल देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि वो नींद से उठ कर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, उसने जल्दी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, वो काफ़ी संजीदगी से बोले। उनके रास्ता देने पर वो अंदर आ गया। बेटा, एक बात कहनी थी। जी अंकल, वो जाते जाते मुड़कर देखने लगा। मैं ज़रा जल्दी सो जाता हूँ और घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी होते हैं, और इतनी लेट हम गेट नहीं खोलते। नोफिल जी भरकर शर्मिंदा हुआ। सॉरी अंकल, बैंक में मेरा पहला दिन था, वहां से लेट निकला, फिर किचन का कुछ सामान भी लेना था। मार्केट का मुझे पता नहीं था, सवारी भी कोई नहीं थी मेरे पास, इसलिए देर हुई। आइंदा ध्यान रखूंगा। आखिर में वो संजीदगी से बोला तो वो सर हिलाकर अंदर की तरफ मुड़ गए, जबकि नोफिल की शर्मिंदगी की जगह गुस्से ने ले ली। अजीब लोग हैं, 10 बजे सो जाते हैं। दरवाजा खोलते हुए वो बुड़बुड़ाया। घर ना हुआ होटल हो गया, इतने बजे उठो, इतने बजे सो, ऐसे ना करो, वैसे करो। उसे शॉपर्स को मेज पर पटका।
अबू ने भी पता नहीं मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। अजीब कंजर्वेटिव लोग हैं। बेटी दरवाजा नहीं खोल सकती, पर्दे की बूबू। उसने किलसते हुए उसको अजीब सा नाम दिया और बाजार से लाई हुई बिरयानी प्लेट में निकालने लगा। वो बाथरूम से निकला तो उसका मोबाइल बज रहा था। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उसके होंठ मुस्कुरा उठे थे। हेलो। उसकी हेलो के जवाब में दूसरी तरफ से गालियों का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ था। जलील, कमीना, खबीस जैसे नाम तुम्हारे लिए बने हैं। नौफिल ने मुस्कुराते हुए मोबाइल कंधे और सर के दरमियान लटकाया और दूसरे हाथ से ब्रश करने लगा। क्या बात है, तुझे मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? जवाबन वो और भड़का था। शर्म तो तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरी नौफिल। मैं शायद तुम्हें गालियां दे रहा हूँ। कान की सील हटाकर सुनो तो सुनाई देगा। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है सब्तैन मुराद कि मैं अभी-अभी नहा कर आया हूँ, कान भी साफ़ किए हैं मैंने। ये अलग बात है कि मुझे गालियाँ भी फूल की तरह लगती हैं, वो भी पूरा ढीठ था। लानत हो तुम पर, सब्तैन जल कर बोला। मेहरबानी, नवाज़िश है जनाब की। वो एक नज़र खुद को आईने में देखकर बेड की तरफ आ गया। तुम्हें इतनी तौफ़ीक नहीं हुई कि तुम मुझे बता देते कि तुम लाहौर जा रहे हो? वो तो आज मैं घर गया तो फूफो ने बताया कि तुम लाहौर गए हो। फूफो के सामने शर्मिंदा करवा दिया मुझे। ये दोस्ती है हमारी। ये हो तुम मेरे लंगोटिए यार। उसकी इस्तलाह पर नौफिल कहका लगाकर हंस पड़ा। माफ कर दो यार, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि बताने का टाइम नहीं मिला। बकवास ना करो नौफिल, सायरा तुम्हारी फुफ्फी लगती है जिसे बताकर आए हो। ओह, तो तुम्हें गुस्सा उस बात का है? नौफिल ने ओ को लंबा खींचा। नहीं, मुझे गुस्सा उस बात का है कि तुम गए क्यों, क्यों बताए बगैर और मेरे बगैर। यार बताया तो है, अचानक जॉब लेटर आ गया और दूसरा मैं गुस्से में था। अब्बू ने अचानक हुक्म दे दिया कि उनके दोस्त के घर ठहरूं। और जहां तक सायरा की बात है तो उसने मुझे फोन किया था, मैंने नहीं। और तुम्हें आज नहीं तो कल मैं फोन करने वाला था। रहने दो, अब मेरी आवाज सुनकर तुम्हें याद आया कि मुझे बताना था। सप्तैन अब कदरे नाराजी से बोला। अब नाराज बीवियों की तरह ऐंठते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? सख्त नींद आ रही है, सुबह फिर जल्दी जाना है। जा मर जा, वो गुस्से से बोला। बोल ना यार। मैं भी लाहौर आ रहा हूँ। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई थी। नौफिल की बंद होती आंखें पूरी तरह खुल गईं। क्यों? क्यों का क्या मतलब? मुझे वहां जॉब नहीं मिल सकती क्या? तुम्हें क्या लगता है लाहौर वालों ने बस तुम्हें जॉब देने का ठेका लिया हुआ था? क्यों के जवाब में वो तंजिया बोला। और मैं रहूंगा भी तेरे साथ। सब्तैन के कहने पर वो लेटे से उठकर बैठ गया। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं खुद बेजार बैठा हूँ। पता नहीं उन्होंने कितनी मुश्किल से मुझे रखा हुआ है। अब तुम बोझ बनकर आ जाओगे तो तुम्हें मुझ छोड़ मुझे भी निकाल देंगे। आगे ही आज देर से आने पर उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं। ये सब मुझे नहीं पता। मैं बस सुबह आ रहा हूँ। एड्रेस तुम भेज रहे हो या मैं अंकल से राब्ता करूँ? फिट्टे मुंह तुम्हारा सब्तैन। बिन बुलाए मेहमान बन रहे हो। जो भी समझ लो, बस एड्रेस भेज दो, मैं सुबह पहुंच जाऊंगा। कहकर उससे फोन बंद कर दिया, जबकि नौफिल ने बेसाहता हाथ का मुक्का बनाकर बेड पर मारा। नौफिल की बातें सुनकर कुछ देर के लिए खावर साहब कुछ बोले ही नहीं। नौफिल भी नजरें झुकाकर बैठ गया। अंकल, वो मेरा मामूजाद है और बहुत शरीफ लड़का है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो अब्बू से फोन करके पूछ लें। खावर साहब ने संजीदा नजर नौफिल पर डाली। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे साथ एक जवान बच्ची का साथ है। मैं नहीं चाहता लोगों को बातें करने का मौका मिले। इससे पहले वो कुछ और कहते नौफिल बोल पड़ा। आपको हम दोनों की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। खावर साहब ने गहरा सांस लिया। ठीक है बेटा। वो खड़े हो गए। कब आ रहा है तुम्हारा कजन? आज पहुंच जाएगा। नौफिल भी खड़ा हो गया। वो जब बस से उतरा तो ठंड और धुंध ने उसका इस्तकबाल किया। उसने दोनों हाथ आपस में रगड़े, फिर उन्हें जैकेट की जेबों में घुसा लिया। यार कितनी सर्दी है। उसने बचते दांतों को सख्ती से एक दूसरे पर जमाया और बैग उठाकर रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया। उसने एक रिक्शे वाले को रोका और उसे नौफिल का भेजा हुआ पता बताया तो उसे सर हिलाकर उससे बिठा लिया। सड़कों पर काफी देर घूमने के बाद सप्तैन ने उकता कर पूछा, भाई कब पहुंचेंगे? भाई साहब कॉलोनी के नजदीक पहुंच गए हैं। आगे का रास्ता तुम्हें मालूम होगा। तुम बताओ, इस सड़क पर जाना है या उस सड़क पर? रिक्शा ड्राइवर के पूछने पर सप्तैन के 14 तबक रोशन हो गए। तुम्हें पता नहीं किधर जाना है? इतनी सर्दी में पिछले पौने घंटे से वो उसे घुमा रहा था और उसे एड्रेस भी पता नहीं था। ये सुनकर सप्तैन का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया था। जब तुम्हें पता नहीं था तो मुझे बिठाने की जरूरत क्या थी? वो गुस्से से बोला। अब मुझे क्या बता कि तुम्हें अपने घर का पता नहीं मालूम? ड्राइवर ने हंसकर जैसे उसका मजाक उड़ाया तो सप्तैन का दिल चाहा मुक्का मारकर उसके अगले दांत तोड़ दे। ड्राइवर ने शीशे से सप्तैन का चेहरा देखा तो दांत फौरन अंदर कर लिए।
ये मार्केट है, यहाँ से पूछता हूँ, शायद पता चल जाए। ये कहकर वो रिक्शा से उतर गया। वो मार्केट से अपना मतलूबा सामान लेकर निकली तो दरवाजे में ही जम कर रह गई। उसकी गाड़ी के पीछे रिक्शा और साइड पर गाड़ी खड़ी थी। हालांकि उसने अपनी गाड़ी ऐसी जगह खड़ी की थी कि वापस निकलने में आसानी हो। उसने गहरा सांस लेकर अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की और कार की तरफ बढ़ गई। शॉपर्स अंदर रखकर पहले वो दूसरी कार की तरफ आई। अंदर कोई नहीं था। वो मायूस होकर रिक्शे की तरफ आई, जहाँ पिछली सीट पर कोई बैठा उसे ही देख रहा था। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप ये रिक्शा पीछे कर सकते हैं? मुझे अपनी कार निकालनी है। वो सप्तान से मुखातिब हुई। वो रिक्शा ड्राइवर अंदर गया है, आपकी कार कौन सी है? सप्तान ने यूं ही पूछ लिया। वो आगे जो सफ़ेद मेहरान है, वो उंगली से इशारा करके बताने लगी। सप्तान ने उसके इशारे की तरफ देखा। वैसे आप कार को थोड़ा आगे करके राइट साइड पर व्हील घुमाकर रिवर्स करें तो कार निकल सकती है। फारिया ने एक नज़र गौर से उस नौजवान को देखा जो संजीदा लग रहा था। सप्तान को एकदम अपना काम याद आया तो वो मोबाइल निकाल कर बोला, क्या आप ये एड्रेस बता सकती हैं? फारिया ने पता देखकर सप्तान की शक्ल देखी। वो ये पता जानती थी, लेकिन न जाने क्यों उसे सरनफी में हिलाया और वापस आकर अपनी कार में बैठ गई। और बौखलाहट में उसने कार दाएं की जगह बाएं में घुमाकर रिवर्स की तो कार उल्टी सिमत में जाने लगी। उसने जल्दी से ब्रेक लगाई और मिरर से रिक्शे की तरफ देखा। सप्तान का चेहरा देखकर उसे बेहद गुस्सा आया था, जो हंसी जब्त करने के चक्कर में होठ भेज भेज रहा था। उसने गाड़ी बंद की और बाहर निकल आई। किस खुशी में आपको हंसी आ रही है? वो एकदम उसके सर पर पहुंचकर गुस्से से पूछने लगी। सप्तान पहले तो हैरान हुआ, फिर उसे इस लड़की का अंदाज देखकर गुस्सा आ गया। क्यों, हंसने पर पाबंदी है? वो भी उल्टा बोला। इतनी ही हंसी आ रही है तो गाड़ी यहाँ से निकाल कर बताएं। सामने खड़ी लड़की का चैलेंज करता अंदाज सप्तान को तपाने के लिए काफी था। वो तेजी से रिक्शे से उतरा। चाबी, उसे हाथ बढ़ाकर चाबी मांगी, जो बड़ी बेनियाजी से फारिया ने उसे थमा दी। सप्तान ने 2 मिनट में कार पार्किंग से निकालकर सड़क पर खड़ी कर दी। फारिया ने दिल में शुक्र अदा करते हुए उससे चाबी ली और उसका शुक्रिया अदा किए बगैर बगैर गाड़ी भगा ले गई। वो रिक्शे वाले को देख रहा था, जो एक दुकान से दूसरी दुकान में जा रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। नोफिल की कॉल थी। कहाँ हो यार, कब से इंतजार कर रहा हूँ। यही हूँ, पता नहीं कौन से कोकाफ में रह रहे हो, मिल ही नहीं रहा। वो तपा हुआ बोला। तुम हो कहाँ? सप्तान ने सर उठाकर इस मार्केट का नाम पढ़ा और नौफिल को बताया। तुम करीब ही हो, वहीं ठहरो, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद नौफिल उसके सामने था। ये करीब था और तुम्हें मिल नहीं रहा था। रिक्शे वाले को फारिग करके उसे बैग उठाया तो नौफिल ने कहा, यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं। एहसान एहसान फरामोश और झूठे। अभी एक लड़की से पूछा, उसने कहा ये एड्रेस यहाँ है ही नहीं। सप्तान को अब रह रहकर उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था, जो ना शुक्रिया अदा करके गई थी और ना बता के गई थी। छोड़ो यार, अब पहुंच गए ना। तुमने अपने अंकल से बात कर ली ना मेरे बारे में? सप्तान ने एहतियातन पूछा। हाँ, कर ली थी। उन्हें एतराज तो हुआ था पर मान गए फिर। एतराज क्यों था उन्हें? सप्तान को आज छोटी छोटी बातें महसूस हो रही थी। यार तुम पर ही नहीं, उन्हें हर बात पर एतराज है। देर से क्यों आए? यहाँ लड़के ना आए, बाहर लॉन में हर वक्त नहीं जा सकते, छत पर खड़े नहीं हो सकते। अच्छा, सप्तान ने अच्छा को लंबा करके खींचा। और उसकी वजह उनकी इकलौती बेटी है, नोफिल ने मुंह बनाकर कहा। क्या अच्छी नहीं है? मुझे क्या पता, मैंने कौन-सा देखी है? तो तुम इतना मुँह बनाकर उसका ज़िक्र क्यों कर रहे हो? सप्तान ने हैरान होकर पूछा। अजीब है यार, उस दिन मैं वापस आया तो बजाय गेट खोलने के इतनी सर्दी में खड़ा करके अंदर चली गई। ज़हर लगती हैं मुझे ऐसी लड़कियाँ जो फ़ज़ूल में पर्दा करने की एक्टिंग करती हैं। क्या पता वो सच में ऐसी हो, एक्टिंग ना करती हो। जो भी है यार, बहरहाल उस घर में कर्फ्यू सिस्टम है। छोड़ो ना यार, हमें क्या लेना देना उस लड़की से। सप्ताह ने जैसे बात खत्म की तो नौफिल उसे देखकर रह गया। अब उसे क्या बताता, उसके अब्बू क्या सोच कर बैठे हैं। वो घर में दाखिल हुई तो भाभी के साथ बैठे हुए भाई को देखकर उसके मुंह पर 12 बज गए। लो, फारिया भी आ गई। उसे देखकर भाभी ने नासिर बत्तीसी निकाल कर उसे देखने लगा। वो मुंह बनाकर अंदर की तरफ बढ़ने लगी। फारिया, तमीज भी कोई चीज होती है? तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई? कोई मेहमान बैठा है, इसे सलाम कर लो। वो जाते जाते पलटकर समरा भाभी को देखने लगी। कौन मेहमान? उसने हैरान होने की भरपूर एक्टिंग करते हुए इर्द गिर्द देखा। मैं नासिर की बात कर रही हूँ। अपने भाई को इग्नोर किया जाना भाभी को ज्यादा ही बुरा लगा था। ये मेहमान है? फारिया ने उंगली से नासिर की तरफ इशारा किया। माफ कीजिएगा भाभी, हर रोज आने वाले को मेहमान नहीं कहते। वो बेनियाजी से बोली तो समरा के गुस्से के मारे नसने फूलना शुरू हो गए। छोड़ो समरा, तुम भी क्या बहस लेकर बैठ गई हो? नासिर ने हालात देखकर बहन को टोका। तुम बताओ फारिया, कैसी हो?
आपके सामने हूँ, अपने पाँव पर चलकर पाँव से चलकर आई हूँ, तो ठीक ही होंगी ना? कहकर वो रुकी नहीं, अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इसका तो हर वक्त दिमाग सातवें आसमान पर होता है। तुम उसकी खुशामद करके मज़ीद ताड़ के झाड़ पर चढ़ा देते हो। समरा ने नाराज़ी से अपने भाई को देखा। तुम भी समरा छोटी-छोटी बात पर टेम्पर लूज़ कर जाती हो। नासिर के कहने पर वो भड़क उठी और इससे पहले कि कोई जवाब देती, इत्तलाई घंटी के बजने पर समरा मुँह बनाती उठ गई। इतनी देर लगा दी, कब से इंतज़ार कर रही हूँ। सॉरी अम्मी, मार्केट में गई देर हो गई, आपकी दवा नहीं मिल रही थी। वो शॉपर्स बेड पर रखकर खुद भी उनके करीब लेट गई। तभी भाभी की चीखती चिंगाड़ती आवाज़ पर फारिया ने बुरा सा मुँह बनाया। वहीं नुसरत ने घबराकर दरवाज़े को देखा। ये समरा क्यों चीख रही है? उसको क्या हुआ है? नुसरत ने परेशानी से अपनी इकलौती लाडली बेटी को देखा। फिर तुमने तो कुछ नहीं कर दिया? मुझे तो कभी भी नहीं पता चलता मैंने कुछ किया है। ये तो भाभी आकर बताएँगी कि मैंने क्या किया है। वो कहकर मुंतज़िर नज़रों से दरवाज़े की तरफ देखने लगी। फारिया, साथ वाले आए हैं, तुम्हारी बिल्ली उनके तोते खा गई है। उनकी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिस पर समरा मजीद गजबनाक होकर बोली, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तो इसमें रोने वाली को भी कोई बात नहीं। और आप गुस्सा ऐसे कर रही हैं जैसे तोते फीफी ने नहीं मैंने खाए हों। बिल्ली तो तुम्हारी है ना, वो मुंह चढ़ी, जब देखो कोई ना कोई नुकसान करके अंदर आती है। और तुम बच्ची नहीं हो फारिया कि हर वक्त तुम्हारे तमाशे लगे हों। इतना इमेच्योर बिहेवियर होता है तुम्हारा। नुकसान तुम करती हो और बर्दाश्त हमें करना पड़ता है। उन लोगों ने बाहर से तोते मंगवाए थे, पता है कितने महंगे थे? वो हर्जाना भी हमें भरना पड़ेगा। उस दिन अपने भाई की गाड़ी तुमने खराब कर दी, वो भी नवीद को सही करवानी पड़ी। भाभी को मौका मिला तो वो पिछले खाते में भी खोल कर बैठ गई थी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की वजह से। जहाँ तक गाड़ी की बात है, खराब होने वाली चीज़ थी, खराब हो गई, फिर ठीक भी हो गई। भाई को प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, उन्हें तो नहीं हुई, फिर आपको क्यों दुःख हो रहा है? तुम फारिया फारिया, बहू ठीक कह रही है, तुम खामोश हो जाओ। बहू को मज़ीद मुँह खोलता देखकर नुसरत को फारिया को टोकना पड़ा। माँ को गुस्से में देखकर फारिया ने मज़ीद बहस करने का इरादा मुलतवी कर दिया। जहाँ तक उन तोतों की बात है, अंकल खुर्शीद से मैं खुद बात कर लूँगी। अगर पैसे माँगेंगे, तो वो भी मैं खुद दे दूँगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो कहकर अलमारी से कपड़े निकालने लगी। नासिर आया हुआ है, तुम्हें इतनी तौफीक तो नहीं हुई, सलाम कर लो। अब कम से कम चाय बनाने की ज़हमत कर लो। जाओ फारिया, चाय बना दो। उसका इनकार करने का मूड देखकर फिर नुसरत को टोकना पड़ा तो वो माँ का मुँह देखकर रह गई। फिर मुँह बनाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। आंटी, आप समझाएँ फारिया को, बच्ची नहीं है जो हर वक़्त उधम मचाए रखती है। मैं समझाऊँगी उसे। नुसरत उससे ज़्यादा और क्या कह सकती थी। नुसरत बेगम के 2 ही बच्चे थे, नवीद और फारिया। फारिया नवीद से 7 साल छोटी थी। फारिया जब 12 साल की थी तो उसके अब्बू का इंतकाल हो गया। छोटी-सी उम्र में बच्चे यतीम हो गए। तब नवीद ने ही घर की और माँ-बहन की ज़िम्मेदारी उठा ली। छोटी होने की वजह से वो भाई की लाडली भी थी। नवीद की शादी हो गई तो नुसरत का ख़्याल था नवीद की मोहब्बत में कमी आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फारिया लाउबाली थी, लेकिन लापरवाह और बेहिस नहीं थी। लेकिन समरा को नवीद की फारिया से मोहब्बत गवारा नहीं थी। वो छोटी-छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर नवीद के कान भरती थी। उसका दिल चाहता था नवीद फारिया के लाड उठाना बंद कर दे, लेकिन भाई-बहन की मोहब्बत हनूज़ कायम थी। समरा का भाई नासिर, जो हर वक्त इधर ही पाया जाता था, उसका रुझान फारिया की तरफ था और समरा को फारिया इस वजह से भी नापसंद थी, जबकि दूसरी तरफ मामला बिल्कुल उलट था। फारिया को ना समरा पसंद थी और ना नासिर, बल्कि उसे नासिर सख्त नापसंद था। वो गहरी नींद में था जब उसे लगा कोई ज़ोर-ज़ोर से उसका कंधा हिला रहा है। वो हड़बड़ा कर उठा और सप्तैन को देखकर उसका दिल चाहा उसका मुँह तोड़ दे। क्या आफ़त नाज़िल हो गई तुम पर जो यूँ मुझे हिला रहे हो? मुझे भूख लगी है, जवाबन वो मुँह लटका कर बोला तो नौफिल को बैठे-बैठे झटका लगा। मैं क्या तुम्हें तुम्हें तुम्हारी अम्मी लग रहा हूँ? मेरी अम्मी इतनी खौफ़नाक नहीं और ना ही इतनी बदलिहाज़ है। सप्तान ने मुँह बनाकर कहा, बात ऐसी है मियाँ नाज़ुक, मैं रोज़ अपना नाश्ता खुद बनाता हूँ। अब तुम आए हो तो अपना नाश्ता खुद बनाओ। बल्कि ऐसा करो, अपना बनाओगे तो मेरा भी बना देना। कहकर वो खुद इत्मीनान से लेट गया। उठ जाओ ना यार, कुछ बना दो, सच बड़ी भूख लगी है। सप्तान ने एक दफ़ा फिर उसे झंझोड़ डाला। जवाबन उसे ज़ोर से टाँग मारी थी। सुना नहीं, खुद बनाओ। मैंने कभी चाय भी नहीं बनाई, नाश्ता तो बड़ी दूर की बात है, वो बेबसी से बोला। मैंने ठीक तुम्हारा नाम सोचा है, मिस्टर नाज़ुक। तुम्हारा हिसाब तो उस फोहड़ लड़की वाला है जो मुँह टेढ़ा करके कहती है, मुझे तो अंडा भी उबालना नहीं आता। इतनी ज़नाना मिसाल पर सप्तान ने दाँत पीस कर उसे देखा। कर लो बातें जितनी करनी है, मेरा वक़्त भी आएगा।
जब आएगा तब देखा जाएगा, फिलहाल जाकर नाश्ता बनाओ। और एक बात, घर से बाहर रहने का इतना शौक था तो कुछ सीख कर निकलना था। यहाँ तुम्हारी अम्मी और बहन नहीं है बेटा जी लाड उठाने के लिए, चलो शाबाश। आखिर में उसने पुचकारा तो सत्यान ने गुस्से से उसके सर के नीचे से तकिया खींचकर उसके मुंह पर दे मारा। तुमसे मुंहमारी करने से बेहतर है मैं किचन में जाकर चीज़ों से सर फोड़ लूँ। वो गुस्से से कहता हुआ बाहर की तरफ भाग गया। फ्रिज से ब्रेड निकालकर उसने चूल्हा जलाकर तवा ऊपर रखा और उस पर ऑयल डाला। ब्रेड ऊपर डालते हुए उसका हाथ गरम तवे के किनारे को छुआ। जवाबन उसने जोरदार चीख मारी। उसके चीखने पर जहां नौफिल छलांग मारकर बेड से उठा था, वहीं अनेक्सी के किचन से मुंसलिक शर्मीन का बेडरूम था। चीख की आवाज़ पर सॉस पैन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा था। उसे घबराकर दीवार के पार यूं देखा जैसे सब नजर आ ही जाएगा। दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज में दुहाइयां जारी थी। एक काम कहा था तुमसे भोड़ आदमी, वो भी तुमसे नहीं हुआ। तुम्हें खाने की पड़ी है जलील आदमी, मेरा हाथ जल गया है। सप्तान ने अपना हाथ झटकते हुए गुस्से से नौफिल को देखा। तो ध्यान से काम करना था ना। नौफिल ने मुंह बनाते हुए इसका हाथ देखा जो अच्छा खासा सुर्ख हो रहा था। रुको, टूथपेस्ट लाता हूँ। बरनौल तो इस वक्त घर में नहीं होगी, कहकर वो तेजी से बाथरूम की तरफ बढ़ा, जबकि सप्तान ने बड़ी खुदतरसी से अपनी सुर्ख हथेली को देखा। क्या गिरा है बिटिया? बर्तन गिरने की आवाज सुनकर खावर साहब किचन में आए थे। कुछ नहीं अब्बू, सॉस पैन गिर गया है, वो चाय का पानी रखते हुए बोली। अब्बू, साथ वाले किचन से आदमियों की बोलने की आवाज आ रही है। उसे चीनी डालकर उन्हें देखा। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, नौफिल के साथ उसका कजन भी रहेगा। अब्बू, वो हैरान हुई। आपने इजाजत दे दी? तो बेटा और क्या करता, वो लाचारी से बोले। ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं थी। ये तो उन्हें खुद सोचना चाहिए था कि उन्हें जगह दी है उसी पर इक्तफा करते, कजन को भी बुला लिया। छोड़ो बेटा, मैं मिला हूं नौफिल के कजन से, शरीफ लड़का लगता है। अब्बू जी, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता। वो नाराजी से बोली और मुड़कर पत्ती डालने लगी। खावर साहब ने बगौर उसका रूठा अंदाज देखा। तुम नाराज ना हो मेरी गुड़िया, कोई मसला नहीं होगा। मैंने सोच समझ कर इजाजत दी है। खावर साहब के कहने पर वो खामोशी से अपना काम करती रही तो वो मुस्कुराकर बाहर निकल गए। नौफिल जब टूथपेस्ट लेकर आया, सप्तान दीवार से कान लगाए बातें सुन रहा था। कान ना भी लगाता तो भी आवाज खिड़की और दरवाजे के रास्ते साफ आ रही थी। हावर साहब की बेटी यकीनन उनके बारे में राय जनी कर रही थी। नौफिल ने गुस्से से सप्तान को देखा। सुना तुमने क्या फरमा रही है मोहतरमा? सप्तान अपना दर्द नजरअंदाज करता हुआ उसका हाथ पकड़कर उसे किचन से बाहर ले आया। तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा करने वाली बात नहीं है क्या? हम क्या लफंगे आवारा गुंडे हैं जो उनके घर में रहने से उनके घर का अमन और सुकून बर्बाद हो जाएगा? गुस्से में नौफिल ने पेस्ट सप्तान के हाथ पर डाल दी थी। यार, उस लड़की ने इतना बुरा भी नहीं कहा, एहतियात अच्छी होती है। सप्तान ने नौफिल का गुस्सा ठंडा करना चाहा। एहतियात अच्छी चीज़ है, मुझे भी पता है, लेकिन जाने बगैर वो एतराज़ कैसे कर सकती है? मुझे तो पहले ही उस लड़की का अंदाज़ पसंद नहीं आया। पहले मुझे मगरूर लगी थी, लेकिन मगरूर होने के साथ बदतमीज़ भी है। नौफिल ने अपनी राय बयान की तो सप्तान ने गहरा सांस लिया। छोड़ ना यार, ज़्यादा एतराज़ उसने मुझ पर किया है, मुझे तो बुरा नहीं लगा। तुम्हें क्यों लग रहा है? मुझे इसलिए बुरा लग रहा है कि एक लड़की मुझे पसंद ही नहीं, और आने से पहले अब्बू मुझसे कह रहे थे कि उन्होंने उस लड़की को मेरे लिए पसंद किया है, मैं उसे देख लूं। वाकई? सत्यान उछल कर बोला। तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है? दोफिल ने नागवारी से उसको देखा। यार, खुशी की ही तो बात है। अगर अंकल आंटी ने इस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद किया है तो यकीनन उसमें कोई बात होगी। मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे वो पसंद नहीं। देखे बगैर तुम कैसे फैसला कर सकते हो? सप्तान ने अबरू उचकाकर पूछा। नोफिल की खामोशी पर उसने बगौर उसका चेहरा देखा। कहीं तुम किसी और को तो पसंद नहीं करते? नोफिल ने चौंक कर सप्तान को देखा जो उसे घूर रहा था। पसंद तो नहीं कह सकते, लेकिन सायरा मुझे अच्छी लगती है। बोल्ड है, मॉडर्न है, पर्दे की बूबू नहीं, शर्माने की एक्टिंग भी नहीं करती। सप्तान ने अफसोस से सर हिलाया। तुम्हें ये उसकी खूबियां लगती हैं? मुझे उसकी ये आदतें पसंद हैं। नोफिल ने उसे देखकर कहा। औरत की हया उसकी खूबसूरती होती है। बज़ाहिर सायरा की जो बातें तुम्हें खूबियां लग रही हैं, बीवी बनने के बाद वो तुम्हें खराबियां लगने लगेंगी। हम मशरकी मर्द हैं, माँ बहन बीवी के लिए हमारे म्यार कुछ और होते हैं। सायरा की सिर्फ तुमसे ही दोस्ती नहीं, तुम जैसे उसके और भी दोस्त हैं। क्या तुम ये बर्दाश्त कर लोगे? वो सिर्फ उसके दोस्त हैं। शादी से पहले मैं उसको क्लियर कर दूंगा और मुझे यकीन है वो मेरी खातिर खुद को बदल लेगी। सप्तान बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर खामोश हो गया। वो नहाकर बाहर आया तो नौफिल कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। ये तुम इतना बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? सप्तान ने दोनों अब्रू उचकाकर पूछा, जो खुद पर बेदरेक परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहा था। आज मेरी एड शूट है।
वाकई सप्तान हैरान हुआ। पर अंकल से तो तुमने कहा था तुम मॉडलिंग नहीं करोगे। मॉडलिंग का कहा था, एक्टिंग का नहीं। वो एक आंख दबाकर बोला। खबीस सप्तान जेरेला मुस्कुराते हुए बोला। तुम चलोगे? नोफिल ने उसे ऑफर की। ऐड किस चीज का है? बेबी डायपर का। क्या? शर्ट की तरफ बढ़ता सप्तान का हाथ वहीं रुक गया। तुम बेबी डायपर का ऐड कर रहे हो? सप्तान का खुला मुंह देखकर नोफिल ने कहका लगाया था। तुम्हारी हवंदक शक्ल देखने के लिए ऐसा कहा है। मुंह बंद कर लो, मक्खी चली जाएगी। कहकर वो बालों में ब्रश करने लगा। तो सच पूछो मुझसे, किस चीज का ऐड कर रहे हो? चाय का ऐड है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, 11 बजे वहां पहुंचना है। उन्हें 15 मिनट हो गए थे टैक्सी का इंतजार करते हुए, और अब तो दोनों कोफ्त का शिकार हो गए थे। रोज की ख्वारिश से मैं तंग आ गया हूँ। नोफिल ने बेसाख्ता अंदाज में टिशू को अपने चेहरे पर फेर कर नादीदा गर्द को साफ किया। टैक्सी आ रही है, सप्तान ने कहकर, और नोफिल ने देखकर सुकून का सांस लिया। दूसरे टेक में शॉट मुकम्मल हो गया था। नोफिल अपनी कामयाबी पर बड़ा खुश था। सप्तान उसे खुश देखकर खुश हो रहा था, लेकिन साथ ही उसे हकीकत से आगाह करना जरूरी था। ये जो तुम इतना खुश हो रहे हो, सोचा है? ऐड तो तुमने छुपके किया है, लेकिन जब टीवी पर आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी, और इस दुनिया में तुम्हारे अम्मी अबू भी हैं। उनको क्या जवाब दोगे? एक पल के लिए नोफिल की मुस्कुराहट सिकुड़ गई थी। अपनी खुशी में वो ये बात भूल गया था। छोड़ो यार, अभी मैं ये बात सोचकर अपनी खुशी खराब नहीं करना चाहता। मिस्टर नोफिल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा शूट करवाया है आपने। इन दोनों के पास खड़ी लड़की ने कहा। तो वो दोनों मुड़कर उसे देखने लगे। थैंक्स, नोफिल ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। मैं नौशीन खान हूँ। जी, मैं आपको जानता हूँ। आजकल आपका ड्रामा ऑन एयर आ रहा है। जी, ठीक पहचाना। पिछले सेट पर मेरे ड्रामे की शूट है। इधर से गुजर रही थी, आपकी शूट देखी, अच्छी लगी। सोचा आपको मुबारकबाद दे दूँ। हमारी इंडस्ट्री को आप जैसे टैलेंटेड और हैंडसम लोगों की ज़रूरत है। नोफिल ने जताती नज़रों से सप्तान को देखा, जो बमुश्किल हंसी कंट्रोल करके खड़ा था। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, नोफिल आजिज़ी से बोला। अगर आप ड्रामे में एक्टिंग के ख्वाहिशमंद हैं, तो बताइएगा। हमारे अगले प्ले में हमें नए फेस की ज़रूरत है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैं डायरेक्टर साहब से बात कर सकती हूँ। मुझे उम्मीद है उनको आपका काम पसंद आएगा। नोफिल की बातें खिल गई थीं। ज़रूर। तो फिर अपना नंबर दे दें। बात बनते ही मैं आपको कॉल कर दूँगी। मेरा नंबर भी रख लें। नोफिल अपना नंबर लिखवा रहा था, और सप्तान इर्द-गिर्द फैले गुलाबी चेहरों को देख रहा था। नौफिल का ऐड टीवी पर चल गया था, और उसको इतना पसंद किया गया था कि उसे एड्स के अलावा ड्रामों की ऑफर भी आने लगी थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसकी खुशी को ब्रेक तब लगी जब अब्बू का फ़ोन आया। फ़ोन पर गालियों का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो ज़्यादा ही तवील हो गया था। तुम्हें कहा भी था, छोड़ दो ये फ़ज़ूल शौक, लेकिन नहीं, हम ही पागल हैं जो तुम पर भरोसा करके तुम्हें लाहौर भेजा, और तुम जॉब करने के बजाय ये भांडों वाले काम कर रहे हो। अब्बू जी, मैं जॉब कर तो रहा हूँ, ये तो मैंने शौकिया ऐड किया है। मुझे तुम्हारा ये शौक ही नहीं पसंद। अब की बार नोफिल खामोश रहा था। बहरहाल, जो तुमने करना था वो कर लिया। अब मुझे ये बताओ, खावर की बेटी से मिले हो? नोफिल ने बेसाख्ता गहरा सांस लिया। नहीं अब्बू, मेरी मुलाकात नहीं हुई। पहले उसने सोचा कि उन्हें बता दे कि उसे वो लड़की पसंद नहीं, लेकिन उनके खराब मूड का सोचकर चुप रह गया। चलो कोई बात नहीं, मैं और तुम्हारी माँ अगले हफ्ते लाहौर आ रहे हैं। हमको भी बच्ची से मिलना है, तुम भी हमारे साथ जाकर देख लेना। वो पहले से ही सब तय करके बैठे थे। नोफिल ने बेसाख्ता पहलू बदला। अब्बू, जब आप लाहौर आए तो मेरी कार में आए। यहाँ कन्वेंस की बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, ले आऊँगा। और तुम भी अब ये फजूल शौक छोड़ दो। जी अब्बू, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में जल्द से बोला, और फ़ोन बंद कर दिया। कहाँ जा रही हो? वो बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, जब समरा की आवाज़ सुनकर रुक गई। शर्मीन की तरफ जा रही हूँ, उसने रुक कर बड़े तहम्मुल से जवाब दिया। कभी सुकून से घर में भी बैठ जाया करो। समरा के तंज़िया अंदाज पर उसने उसी तहम्मुल से जवाब दिया। आपको कोई काम है मुझसे? ज़रूरी है कोई काम ही हो। उससे पहले समरा कोई मज़ीद बात करती, नवीद लाउंज में दाखिल हुआ था। क्या बात है, क्यों इतना शोर कर रही हो? मेरी आवाज़ तो आपको हमेशा शोर ही लगती है। समरा ने बुरा मानकर अपने शौहर को देखा, तो वो मुस्कुराते हुए उसके सामने बैठ गया। मैं फारिया को कह रही थी, कभी सुकून से घर भी बैठ जाया करे, जब देखो बाहर फिरती रहती है। क्यों फारिया, कहाँ जा रही हो? नवीद ने अब राह रास्त उससे पूछा, तो वो चलती हुई नवीद के करीब आकर बैठ गई। काफ़ी अरसा हो गया है मैं शर्मीन की तरफ नहीं गई। कल उसका फ़ोन भी आया था, तो उससे ही मिलने जा रही थी। ये पास ही उसका घर है। अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। ठीक है, तुम जाओ। उसने प्यार से उसका सर थपथपाया, तो वो मुस्कुराकर खड़ी हो गई। आप भी कमाल करते हैं, बजाए उसको मना करते खुद उसे इजाज़त दे दी जाने की। नवीद ने संजीदगी से समरा को देखा। वो बच्ची नहीं है कि उसके आने-जाने पर या हर बात पर पाबंदी लगाई जाए। समझदार है।
दूसरा वो जाती कहाँ है? एक ही उसकी दोस्त है और शर्मीन को मैं बचपन से जानता हूँ। उस बचपन से आना-जाना है दोनों का। और शर्मीन के घर में है कौन जिसकी वजह से मैं उस पर पाबंदी लगाऊँ? नवीद ने सवालिया अंदाज़ इख्तियार किया। क्या आपको पता नहीं शर्मीन के अब्बू ने 2 लड़के घर में किराएदार रख लिए हैं? तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फारिया शर्मीन से मिलने गई है, उन लड़कों से नहीं। आपके नवीद ने बुरा मानकर कहा। मैं तो आप लोगों की भलाई की बात करूँ तो भी आपको बुरी लगती है। पढ़ाई से फ़ारिग हुई तो आप उसे जॉब करने नहीं देते। उसकी शादी की बात करूँ तो भी आपको बुरी लगती है। क्या आपको उसकी शादी नहीं करनी? क्यों नहीं करनी? पर कोई ढंग का रिश्ता भी मिले ना। क्यों? तुम्हारी नज़र में है कोई रिश्ता? है तो सही पर पता नहीं आपको पसंद भी आता है या नहीं। कौन है? नवीद ने संजीदगी से उसे देखा। नासिर, मेरा भाई। ला हौल वला कुव्वत। नवीद बेसाख्ता बोला। इस बात से क्या मतलब है आपका? समरा को बुरा लगा था। क्या कमी है मेरे भाई में? वो हाथ नचाकर बोली। क्या खूबी है तुम्हारे भाई में? जवाबन नवीद ने अबरू उचकाकर पूछा। ये खूबी क्या कम है कि वो मेरा भाई है, आप सबका देखा भाला है। दूसरा वो फारिया को पसंद करता है और सच पूछें तो आपकी बहन की जो आदतें हैं कोई समझदार आदमी तो उससे शादी नहीं कर सकता। और अगर मुझे इख्तियार का मौका दिया जाता तो फारिया कभी भी मेरी चॉइस नहीं होती। ये तो नासिर है जो बार बार कहता है मैंने आपसे बात कर ली। तुम्हारा ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। नवीद कहते हुए खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हैं? मुझे जवाब तो देकर जाएं। जवाब ही समझो मेरी तरफ से। बाहर निकलते हुए नवीद ने हाँक लगाई। दोनों बहन भाई एक जैसे हैं, अकल से पैदल। पीछे से समरा कुड़ कर बुड़बुड़ाने लगी। तुम्हें कहाँ से मेरी याद आ गई? फारिया से गले मिलते हुए शर्मीन ने बेसाख्ता गिला किया था। मुझे तो फिर भी याद आ गई। तुम्हें तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि मुझसे मिलने ही आ जाओ। ये 3 घर छोड़कर हमारा घर है। कैसे आती यार? तुम्हें पता है मैं बाहर कम ही जाती हूँ। फिर पिछले दिनों अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। अच्छा, मुझे बता देती, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाती। बस यार ध्यान ही नहीं रहा। तुम सुनाओ आजकल क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, घर पर ही होती हूँ। कुकिंग कर ली, टीवी देख लिया, भाभी की बातें सुन ली और फीफी के साथ पार्क में वॉक कर ली। अरे फीफी भी आई है। शर्मीन ने मुस्कुराकर बाहर घूमती बिल्ली को देखा। अंकल अब ठीक है? हाँ, अब तो बेहतर है। कहाँ है? फारिया ने मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखा। आजकल एनेक्सी में अब्बू के दोस्त का बेटा और उसका कजन रह रहे हैं। अब्बू उनसे मिलने गए हैं। फारिया ने हुंकारा भरा। कुछ खाओगी? शर्मीन ने खड़े होते हुए पूछा। हाँ, क्या बनाया है? करेले गोश्त। चलो किचन में चलते हैं। वो उसके साथ खड़ी हो गई। यार मैं यहाँ जॉब करने आया था, सफाई करने या खाना पकाने नहीं। सप्तान ने झाड़ू देते हुए दुहाई दी। तुम्हें शौक चढ़ा हुआ था मेरे साथ रहने का, अब भुगतो। नोफिल ने अपनी शर्ट इस्त्री करते हुए जवाब दिया। यार हम कोई काम वाली भी तो रख सकते हैं। सप्तान चहक कर बोला। रख तो सकते हैं लेकिन मिलेगी कहाँ? नोफिल ने भी उसकी उसके ख्याल से इत्तफाक किया। यार अंकल से बात करते हैं, यकीनन उनके घर में कोई काम वाली आती होगी। पता नहीं लेकिन ज़रूरत क्या है? सुबह हम जॉब पर चले जाते हैं, शाम को आते हैं। पता है मुझे लेकिन सफाई भी तो करनी पड़ती है। बाहर का खाना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं। सब्तैन ज़्यादा ही उकताया हुआ था, तभी बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। देखो कौन है? दोफिल के कहने पर सब्तैन ने घूर कर उसे देखा। तुम्हारे पाँव में क्या मेहंदी लगी है? खुद जाकर देख लो। देख नहीं रहे हो? मैं बिज़ी हूँ। उसने झाड़ू हवा में लहरा कर कहा तो नौफिल मुस्कुराता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर खावर अंकल खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम लोग सुनाओ। हम भी ठीक हैं अंकल। वो उनके साथ चलता हुआ अंदर आ गया। सब्तैन ने जल्दी से झाड़ू एक तरफ फेंकी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, वो मुस्कुरा कर बोले। वो वो उसका झाड़ू फेंकना देख चुके थे। बैठे अंकल। सब्तैन शर्मिंदगी मिटाने के लिए जल्दी जल्दी बोला। अभी हम आपको ही याद कर रहे थे। खैरियत थी? वो कुछ हैरान होकर पूछने लगे। जी खैरियत थी। अंकल कोई काम करने वाला मिल सकता है? हमें सफाई के लिए, खाना पकाने के लिए, बर्तन धोने के लिए कोई काम वाली चाहिए। अच्छा, वो सोच में पड़ गए। हमारे घर काम करने वाली एक लड़की आती है, उससे बात करके देखता हूँ और शायद ठीक है। और शायद ठीक है। जी अब्बू से कल मेरी बात हुई थी, वो अगले हफ्ते लाहौर चक्कर लगाएंगे। हावर साहब सुनकर खुश हो गए। चलो फिर मैं चलता हूँ। अभी तो आए हैं अंकल, थोड़ी देर तो बैठे। सप्तान ने हक के मेजबानी निभाया। वो काम वाली आई होगी, मैं अभी उससे बात करके तुम लोगों को बताता हूँ। सप्तान ने खुशी से नौफिल की तरफ देखा, जो हावर साहब को छोड़ने दरवाजे की तरफ जा रहा था। अरे फारिया बेटी आई है। जी अंकल, कैसी तबीयत है आपकी? वो उन्हें देखकर खड़ी हो गई। अब तो ठीक हो बेटा, तुम बताओ इतने दिन बाद चक्कर क्यों लगाया लगाया?
बस अंकल गलती हो गई, अब जल्दी चक्कर लगाऊंगी। वो हंसकर बोली तो हावर साहब मुस्कुराकर शर्मीन को देखने लगे, जो इन दोनों को देख और सुनकर मुस्कुरा रही थी। कनीज आई है? उन्होंने काम वाली का पूछा। तभी गेट बजाकर कनीज अंदर दाखिल हुई। बड़ी उम्र है भाई कनीज तुम्हारी, अभी मैं तुम्हारा ही पूछ रहा था। खैर थी अंकल जी? कनीज चादर सही करते हुए बोली। हाँ, मुझे पूछना था कि अनेक्सी में हमारे दो मेहमान ठहरे हैं। उनको सफाई के लिए और खाना पकाने के लिए किसी हेल्पर की जरूरत है। तो क्या तुम उनका काम कर दोगी? पैसे कितने देंगे? वो मतलब की बात पर आई। उनसे तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन तुम बता दो कितना लोगी? मैं वो सोचने के अंदाज में बोली। 4,000 लूंगी और इससे एक पैसा भी कम नहीं करूंगी, साफ बता रही हूँ। तो ऐसा करो तुम खुद उनसे बात कर लो, वो दोनों घर पर ही हैं। चले कर लेते हैं बात भी। वो फौरन ही बाहर जाने को तैयार हुई। काफी देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। कनीज के जाते ही फारिया भी खड़ी हो गई। अरे बैठो ना, अभी तो आई हो। 3 घंटे होने वाले हैं आए हुए, पहले ही भाभी इतनी बातें करती हैं कि मैं ज्यादातर फिरती रहती हूँ। मजीद बैठी ना तो उन्हें और मौका मिल जाएगा। उसने झुककर फीफी को उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन गेट के पास जाकर उसके कदम रुक गए। वो गौर से टैक्सी के दरवाजे में खड़े लड़के को देख रही थी और फिर जब यकीन आ गया तो उल्टे कदम अंदर की तरफ बढ़ी। क्या हुआ खैरियत? इतनी हवास बहता क्यों हो? शर्मीन ने उसे दोबारा आता देखकर पूछा। तुम्हारी एनेक्सी में जो लड़के ठहरे हैं, तुमने उनको देखा है? शर्मीन ने हैरान होकर सरनफी में हिलाया। नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने उनमें से एक को देखा है, वो टीवी में काम करता है, मॉडलिंग करता है। लेकिन वो दोनों तो जॉब करते हैं। शर्मीन ने ताज्जुब का इजहार किया। लेकिन मैंने जिसको देखा वो वही है, चाय का चाय का जो नया इश्तिहार आया है उसमें वो आ रहा है, और पिछले दिनों जो दीपक परवानी का शो था उसमें भी उसने एज अ मॉडल परफॉर्म किया था। मैंने खुद देखा था। फारिया यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोली। अच्छा? शर्मीन ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। क्या हुआ? तुम्हें हैरत या खुशी कुछ नहीं हुआ? इसमें खुशी वाली कौन सी बात है? शर्मीन ने संजीदगी से पूछा। खुशी की बात तो है, एक सेलिब्रिटी हमारे जानने वाला निकल आया है, लेकिन तुम्हारे अफसोस की वजह मेरी समझ में नहीं नहीं आई। अफसोस तो नहीं है, बस मुझे ये काम पसंद नहीं। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम मॉडलिंग करो? जिसे पसंद है वो तो कर रहा है ना। यही तो अफसोस है कि उसे क्यों पसंद है। वो धीरे से बोली, लेकिन फारिया के कान खड़े हो गए। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, शर्मीन ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़नी मैंने, सच बताओ क्या बात है? शर्मीन ने बेबसी से अपनी इकलौती जिद्दी सहेली को देखा। वो अब्बू के दोस्त का बेटा है और कुछ साल पहले उन्होंने अब्बू से मेरा रिश्ता मांगा था, और अब ये मौसूफ शायद इसी सिलसिले में आए हैं। वाकई? फारिया हुश होकर बोली। वैसे ये भी हो सकता है कि वो ना हो, उसका दोस्त मॉडलिंग करता हो। तुम इश्तिहार देख लो चाय का, जिसमें तुम्हारा हीरो खुद चाय बना रहा है, वो भी मजे की। तुम्हें कैसे पता मजे मजे की थी? ऐड के एंड पर बहुत कहता है मजे की है। अंकल से पूछ लेना, उन्होंने तो देखा हुआ है उसे। फारिया के मशवरे पर उसने मुंह बनाया। मुझे कोई शौक नहीं उसे देखने का। कहकर वो बर्तन उठाने लगी तो फारिया भी खड़ी हो गई। चलो चलती हूँ, फिर आऊंगी। तुम भी जरा उसे देख लो, वैसे काफी हैंडसम है। निकलो अब तुम। शर्मीन मसनूई गुस्से से बोली तो वो हंसती हुई बाहर निकल गई। शाम को हावर साहब आए तो शर्मीन टीवी लगाकर बैठी थी। अभी तक उसकी नजर से चाय का इश्तिहार नहीं गुजरा था। चाय लाऊं आपके लिए? ले आओ। वो चाय लेकर आई तो हावर साहब बड़े गौर से टीवी देख रहे थे। अब्बू चाय? मैंने अभी टीवी पर नोफिल को देखा है। फारिया के शक की तस्दीक हो गई थी, वो नोफिल ही था। ये देखो, ये नोफिल है। उनके कहने पर फारिया ने तेजी से स्क्रीन की तरफ देखा, जहां वो शक्ल लड़का चाय बना रहा था। लेकिन ये तो बैंक में जॉब करता है, फिर ये? हावर साहब कुछ कशमकश का शिकार नजर आ रहे थे। पूछूंगा नौफिल से, वो कुछ सोच कर बोले। क्या जरूरत है अब्बू, पूछने से क्या होगा, जो है वो नजर आ तो रहा है। उसने एक नजर स्क्रीन की तरफ देखा, जहां वो फिर नजर आ रहा था। अगले हफ्ते शाहिद और उसकी बेगम आ रहे हैं, उम्मीद है अच्छा ही होगा। मैं शाहिद से बात करूंगा। मुझे नौफिल का ये काम पसंद नहीं। मुझे उम्मीद है जब नौफिल को पता चलेगा तो वो छोड़ देगा। उन्होंने पता नहीं तसल्ली दी थी पता नहीं उसे तसल्ली दी थी या अ, तुम तैयारी कर लेना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं बाज़ार से ले आऊँगा। जी अब्बू, वो सर हिलाकर रह गई। तुम लोग ऐसा खाना खाते हो? सुरैया ने अफ़सोस और हैरत के मिले-जुले तासुर के साथ मेज़ पर रखे ढोंगे को देखा। बस आंटी देख लें, सब्र शुक्र करके जो मिल जाता है खा लेते हैं। सब्तैन ने बेचारगी से जवाब दिया। इतना बुरा भी नहीं है। शाहिद साहब ने लंबे शोरबे के साथ चिकन की एक बोटी प्लेट में डाली। शुक्र करो इतना भी मिल रहा है। नौफिल ने घूर कर सब्तैन को देखा।
पता है कितनी मुश्किल से कनीज़ बीबी राज़ी हुई हैं और अब अगर उन्हें पता चला कि तुमने उनकी शान में गुस्ताखी की है तो ये लंबा शोरबा भी नहीं मिलेगा। नौफिल ने उसे डराया। तो कोई बात नहीं, आंटी जिंदाबाद, उसने सुरैया को देखकर कहा। अम्मी एक दो दिनों के लिए यहाँ आई हैं, बाद में कनीज़ साहिबा ही जिंदाबाद होने वाली हैं। सप्तैन ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं सोच रहा हूँ हाविर से भी मिल लाऊं। खाना खाने के बाद शाहिद साहब ने नौफिल से कहा तो वो सर हिलाकर टीवी देखने लगा। उसका शुक्रिया भी अदा कर दूं कि उसने इतनी मेहरबानी की, अपने घर में जगह दी और फिर हर सहूलत भी। उनका इशारा टीवी, फ्रिज और साफ सुथरे घर की तरफ था। और उसकी बेटी से भी मिल आएंगे। तुम तुम मिले हो या नहीं? नौफिल ने एक नज़र सप्तैन पर को देख कर दोबारा बाप को देखा। अबू जी, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ कहो। वो संजीदगी से उसका चेहरा देखने लगे। खावर अंकल आपके दोस्त हैं, आप जरूर मिले, उनका शुक्रिया भी अदा करें, लेकिन उनकी बेटी से मुतल्लिक कोई बात ना कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब्बू, मुझे वो लड़की पसंद नहीं। शाहिद साहब कुछ देर खामोशी से उसका चेहरा देखते रहे। अभी तो तुम कह रहे थे तुम उससे मिले नहीं, फिर वो तुम्हें नापसंद कैसे हो गई? शादी के लिए मेरे जहन में जैसी लड़की का तस्वुर है वो वैसी नहीं। मेरा सवाल अभी भी अपनी जगह पर है। जब तुम उससे मिले नहीं, देखा नहीं, तो तुम कैसे कह सकते हो वो तुम्हारी आइडियल जैसी नहीं? और वैसे भी मेरे नज़दीक ये आइडियल निरी हमाकत है। लेकिन अब्बू जी, वो मुझे पसंद नहीं, वो आखिर में जैसे चिढ़कर बोला। तो बरखुरदार जो पसंद है उसका बता दो। शाहिद साहब के तंजिया अंदाज पर उससे सिर पिटाकर माँ को और फिर सप्तैन को देखकर जो हंसी छुपाने के चक्कर में दोहरा हो रहा था। ऐसी बात नहीं अब्बू। ऐसी बात ना होती तो तुम देखे बगैर मना ना करते। आप भी क्या बहस ले बैठे हैं? जब वो कह रहा है उसे नहीं पसंद तो रहने दे। जिंदगी उसे गुजारनी है, उसी की पसंद की लड़की होनी चाहिए। मर्जी है तुम लोगों की। शाहिद साहब नाराजी से खड़े हो गए। मैं हावर की तरफ जा रहा हूँ। तुम्हें चलना है या नहीं? उन्होंने अपनी बीवी से पूछा तो वो जल्दी से खड़ी हो गई। मैं रोजाना पूछता था नौफिल से तुम्हारे बारे में। हावर साहब के कहने पर शाहिद साहब मुस्कुरा कर बोले। हाँ, नौफिल मुझे बताता था, इसीलिए सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। एक तो तुमने मिलना था, दूसरा तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। तुमने बच्चों को रहने की जगह दी। कैसी बातें करते हो शाहिद? जैसे तुम्हारा बेटा वैसे ही मेरा बेटा है। और भाभी, आप सुनाई कैसी हैं? वो बात बदल कर सुरैया से बात करने लगे। तभी ट्रॉली लेकर शर्मीन अंदर दाखिल हुई। यह शर्मीन है। खावर साहब के तारुफ करवाने पर दोनों मियाँ बीवी उसे देखने लगे। और बेटा कैसी हो? सबसे पहले शाहिद साहब ने उठकर उसे प्यार किया। माशाअल्लाह खावर, तुम्हारी बेटी तो बहुत प्यारी है, छोटी सी थी जब उसे देखा था, अब तो माशाअल्लाह पे बड़ी हो गई है। खावर साहब ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को देखा, जो ट्रॉली में से चीजें निकालकर उन्हें पेश कर रही थी। और शर्मीन बेटा, क्या करती हो आप? कुछ नहीं आंटी, घर पर ही होती हूँ। पढ़ती नहीं हो? मैंने मास्टर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में। वेरी गुड। शाहिद साहब मुतासिर होकर बोले। तो बेटा जॉब क्यों नहीं करती? सुरैया ने पूछा। आंटी, अबू सारा दिन घर में अकेले होते हैं, इस ख्याल से मैं भी कहीं बाहर नहीं जाती। वो हुंकारा भर कर रह गई। अच्छा हावर, बहुत शुक्रिया, तुमने इतना तकल्लुफ़ किया। शाहिद साहब और सुरैया खड़े होते हुए बोले। तकल्लुफ़ की क्या बात है? तुम्हारा अपना घर है। अभी कुछ दिन रुकोगे या चले जाओगे? नहीं, कल चला जाऊँगा, परसों ऑफ़िस भी जाना है। हावर साहब उन्हें छोड़ने दरवाजे तक आए और मुंतज़िर नज़रों से उन्हें देखते रहे, लेकिन वो कोई बात किए बगैर वापस चले गए। हावर साहब का दिल बहुत बुरा हुआ था, वो शर्मीन पर ज़ाहिर नहीं करना चाहते थे। लेकिन शर्मीन उनकी खामोशी को कब से नोट कर रही थी। रात को वो उनके लिए चाय बनाकर लाई तो वो नज़रें टीवी पर जमाए बैठे थे, लेकिन वो जानते थे कि वो टीवी नहीं देख रहे। अब्बू चाय? हाँ, उन्होंने चौंकते हुए से देखा और कप थाम लिया। क्या बात है अब्बू, क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ खास नहीं, शाहिद के बारे में सोच रहा था। वो आया, उसकी बेगम भी साथ थी, लेकिन उन दोनों ने कोई बात नहीं की। शर्मीन खामोशी से उनका परेशान चेहरा देखती रही, फिर बोली, अब्बू ये भी तो सोचें, ये काफ़ी अरसा पहले की बात है, अब हो सकता है उनकी सोच बदल गई हो। सोच बदलने की वजह भी कोई हो। अब्बू, उनका बेटा शोबिस में है, शोबिस की लाइफ आप जानते हैं, हो सकता है उसे कोई और लड़की पसंद हो। लेकिन शाहिद को कुछ तो कहना चाहिए था, वो धीमी आवाज में बोले। मैं पूछूंगा उससे। क्या पूछेंगे अब्बू कि उन्होंने बात क्यों नहीं की? वो संजीदगी से उनका चेहरा देखने लगी। अगर आगे से वो कह दें कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई या कुछ ऐसा जो उनके नज़दीक इनकार की वजह है, तो इसमें हमारी बेइज्जती है। अच्छा है उन्होंने कोई बात नहीं की। अब की बार हावर साहब कुछ बोले नहीं, खामोशी से उसका चेहरा देखने लगे। आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। वो उन्हें तसल्ली देकर खड़ी हो गई, लेकिन हावर साहब की परेशानी दूर नहीं हुई। आजकल रिश्तों का हसूल कितना मुश्किल था, उन्हें अंदाज़ा था, और नौफिल की सूरत में उन्हें तसल्ली थी जो अब एक ख्वाब महसूस हो रही थी।
अब्बू ने उन्हें मना कर दिया होगा या नहीं? नौफिल ने सप्तैन से पूछा, जो बड़े मगन अंदाज में सूप पी रहा था। तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो अंकल से पूछ लेते। क्या हाँ पूछ लेते, उनका मूड इतना ऑफ था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। वैसे मुझे लगता है अगर अंकल इनकार करके गए होते तो हाबर अंकल अब तक हमें निकाल चुके होते। सप्तैन ने प्याला खाली करके अपनी राय बयान की। और अगर पता होने के बावजूद उन्होंने हमें नहीं निकाला तो बहुत बामुरवत है अंकल। सप्तैन के कहने पर नौफिल ने सर इस बात में हिलाया। वैसे मौका अच्छा था, तुम अंकल से सायरा की बात कर लेते। नौफिल ने घूर कर उसे देखा। अब्बू को क्या बताता, अभी मुझे खुद यकीन नहीं, दूसरा सायरा से भी तो उसकी राय लेना जरूरी है। तुम्हारा क्या मतलब है, सायरा को पता ही नहीं कि तुम उसे पसंद करते हो? बताया तो है मुझे, अपने बारे में पता नहीं कि मैं वाकई उसे इतना पसंद करता हूँ कि शादी कर लूँ। चलो अब यहाँ भी तुम कंफ्यूज हो, सप्तैन ने सर पीट कर कहा। चलो छोड़ो सायरा को, बाहर चलते हैं। सप्तैन सूप पी कर फारिग हो गया था, इसलिए खड़ा हो गया। कनीज तुम फारिग हो गई हो? फारिया ने किचन में आकर पूछा, जो धुले हुए बर्तन रैक में रख रही थी। तकरीबन फारिग हो गई हूँ, आपको कोई काम था? हाँ, पार्क तक जाना था, सोचा तुम्हें साथ ले चलूं। और कनीज फौरन तैयार हो गई। बाजी 2 चक्कर तो लगा लिए, अब तो मेरी टांगें भी दुखने लगी हैं, कनीज ने दुहाई दी। ये मोटापे की पहली निशानी है, फारिया ने चलते हुए कहा। अरे ये तो नौफिल भाई और सप्तैन भाई हैं। कनीज की चहकती हुई आवाज पर उससे गर्दन घुमाकर उसकी नजरों के ताक़ुब में देखा, जहां वो 2 लड़के सोसाइटी के बच्चों को इकट्ठा करके क्रिकेट के नाम पर शोर मचा रहे थे। तुम जानती हो इन्हें? अरे बाजी, ये वही हैं जो शर्मीन बाजी के घर रहते हैं। उस दिन आपके सामने ही तो अंकल जी ने मुझे उनका काम करने को कहा था। उसके याद दिलाने पर फारिया को याद आया। उसने गौर से नौफिल को देखा। कैसे हैं ये दोनों? फारिया ने इंटरव्यू का आगाज किया। अच्छे हैं, दोनों शरीफ लड़के हैं। पहले तो मैं डर रही थी, छड़े छांट है ना जाने कैसे मिजाज के हों। पर अंकल ने तसल्ली करवाई तो मैं उनका काम करने लगी। लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और नौफिल भाई तो टीवी पर काम करते हैं। उस दिन मैंने उन्हें टीवी पर देखा तो हैरान रह गई। मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी खुशी हुई। मैं एक टीवी स्टार के घर काम करती हूँ। मैंने तो इनका ऑटोग्राफ भी ले लिया। वो बता रहे थे वो के ड्रामा भी करने वाले हैं। और वो जो दूसरा लड़का है, इससे पहले वो उसके बारे में पूछती, रबड़ की गेंद पूरी ताकत से उसकी टांग पर लगी थी। दर्द की शिद्दत से उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। गेंद उसे किसी गोली की तरह लगी थी। वो झुककर टांग दबाने लगी। क्या हुआ बाजी, ज़्यादा ज़ोर से लगी है क्या? उसकी आंखों में आंसू देखकर कनीज़ भी परेशान हो गई। वो दोनों भागते हुए उनके पास पहुँचे थे। आई एम वेरी सॉरी, गेंद गलती से आपको लग गई है। बैट सप्तैन के हाथ में था और वो झुककर फारिया से माज़रत कर रहा था। फारिया ने दूसरे हाथ से आंसू साफ किए और सर उठाकर उसे देखा। आप क्या अंधे हैं या खुद को शाहिद आफरीदी समझ लिया है आपने? सप्तैन को उसका चेहरा जाना-पहचाना लगा था। अब इस तरह घूर-घूर कर क्या देख रहे हैं? उसके यूं गौर से देखने पर फारिया नागवारी से बोली, मैं घूर नहीं रहा, सोच रहा हूँ आपको पहले भी कहीं देखा है। अब की बार फारिया ने भी गौर से उसे देखा। मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं। देखिए मोहतरमा, मैं आपके साथ तमीज़ से बात कर रहा हूँ और आप रूड हो रही हैं। मैंने जानबूझकर आपको गेंद नहीं मारी, गलती से लगी है। आपने जानबूझकर मुझे गेंद मारी है। उस कोने से इस कोने में गेंद मारने की क्या तुक बनती है? फारिया बाकायदा जिरा पर उतर आई। सप्ताह ने भिना कर उसे देखा। इससे पहले कि वो बोलता, कब से खामोश खड़ा नौफिल बोल पड़ा, छोड़ो यार। उससे पहले सप्ताह को चुप करवाया, फिर फारिया को देखा। बॉल वाकई गलती से लगी है, लेकिन आपको तकलीफ पहुंची, उसके लिए माजरत चाहते हैं। नोफिल ने सलीके से माजरत की तो वो थोड़ी नरम पड़ी। इट्स ओके भाई जी, आप लोग जाओ। कनीज के कहने पर सप्तैन ने एक घुसेली नजर फारिया पर डाली, जबकि नोफिल उसका बाजू खींचकर उसे वहां से ले गया। तुम्हें बड़ा दुख हो रहा था अपने सगे भाई की बेइज्जती का। मेरी चोट तुम्हें नजर नहीं आई? अभी भी इतना दर्द हो रहा है? बाजी, मुझे पता है आपको गेंद लगी है, पर आप सप्तैन भाई को ऐसे ही सुना रही थी। गेंद वाकई गलती से लगी थी। तुम्हें इल्हाम हुआ है ना? पारिया गुस्से से सर झटक कर बोली। ये तुम्हें क्या हुआ था? बिल्ले की तरह क्यों लड़ रहे थे? नोफिल ने मुंह बनाकर सप्तैन को देखा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं लड़ रहा था या वो लड़ रही थी, वो भी बगैर वजह की? गलती तुम्हारी थी, गेंद तुमने मारी थी। जानबूझकर तो नहीं मारी थी, तुम भी उसकी तरह ही बहस कर रहे हो। सप्ताह नाराज़ी से बोला, बहस नहीं कर रहा, तुम्हें याद दिला रहा हूँ, वो लड़की थी, जिससे तुम मर्द होकर लड़ रहे थे। छोड़ो भी यार, लड़की के नाम पर आफत है। याद है जब मैं पहली बार तुम्हारे पास आ रहा था, तो उस लड़की ने मुझे मिसगाइड किया था। आज तक उसकी शक्ल भूली नहीं मुझे। सप्तान के कहने पर नौफिल ने ज़रे लब मुस्कुराते हुए उसे देखा। अच्छा। नौफिल ने अच्छा को लंबा खींचा। मैं समझा ये कोई दिल विल का चक्कर है।
सप्ताह ने तेजी से सर उसकी तरफ घुमाया। मेरा क्या ज़हनी तवाज़ुन खराब है, जो मैं उस पागल लड़की को दिल दूँगा? सप्ताह मुराद जिसे दिल देगा वो लड़की बड़ी ख़ास होगी। सप्ताह ने फर्जी कॉलर झाड़े तो नौफिल ने मसनूई पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। देखेंगे, देखेंगे। मुझे बाद में देख लेना, पहले अपना मामला तो ठीक कर लो। मतलब नौफिल सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। मतलब ये कि सायरा से कब बात करोगे? ये ना हो अंकल फिर तुम्हारे लिए कोई लड़की पसंद कर लें। यार, नौफिल बेचारगी से बोला, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में तुम्हें सायरा को फ़ोन करके बताना चाहिए। नौफिल ने हुंकारा भरकर जेब से फ़ोन निकाला और सायरा का नंबर मिलाया। दूसरी घंटी पर उसने फ़ोन उठा लिया था। तुम्हें कैसे मेरी याद आ गई? छूटते ही सायरा ने सवाल किया तो नौफिल सप्तान की शक्ल देखने लगा, जो उसे पता नहीं क्या इशारे कर रहा था। याद आई है तो फ़ोन किया है, जवाबन वो मुस्कुराकर बोला। कैसी जा रही है तुम्हारी जॉब? अच्छी जा रही है। और मॉडलिंग? वो भी ठीक है। मैंने ऐड देखा था तुम्हारा, बहुत अच्छा था। थैंक्स यू। नौफिल मुस्कुराकर बोला। एक ड्रामे की भी ऑफर हुई है। गुड न्यूज़, जवाबन वो बोली। उसने हुंकारा भरकर सप्तान को देखा, जो उसे मुक्का दिखा रहा था। सायरा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ, बोलो। वो मसरूफ़ अंदाज में बोली, जिसे नौफिल ने भी महसूस किया। क्या तुम बिज़ी हो? हाँ, नहीं, तुम बताओ। नहीं, तुम बिज़ी हो तो फिर बात कर लेंगे, नौफिल ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। जमाल मेरा कुलीग है, उसका फ़ोन बार-बार आ रहा है। ये जमाल कौन है? नौफिल ने चौंक कर पूछा। बताया तो है, मेरा कुलीग है और दोस्त है। दरअसल हम चंद दोस्तों का दुबई जाने का प्रोग्राम बना है, तो इस सिलसिले में वो बात करना चाह रहा होगा। तुम दुबई जा रही हो? वो हैरान होकर बोला। और तुमने बताया भी नहीं? तो तुम कौन से राब्ते में थे? और वैसे भी मैं हर हर बात हर किसी को बताकर नहीं करती। उसका किसी कहना नौफिल को बड़ा खटका था। तुम्हारे दोस्तों में कौन-कौन है? शहनीला है, आसिम, कामरान और जमाल। तुम लड़कों के साथ जा रही हो? वो एक बार फिर हैरान हुआ। तो इसमें हर्ज क्या है? जवाबन वो हैरान होकर बोली। तुम्हारे पेरेंट्स ने इजाज़त दे दी? पापा तो नहीं मान रहे थे, पर मेरा मूड है जाने का। मैं खुद कमाती हूँ, मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं। वो खुद सरी से बोली तो नौफिल को पहली बार उसकी बेबाकी बहुत बुरी लगी। मुझे तुम्हारा दुबई जाना पसंद नहीं, इतने मेल फ्रेंड्स के साथ। व्हाट डू यू मीन नौफिल? दूसरी तरफ सायरा की नाराज़ आवाज़ सुनाई दी। मैं मेल फ्रेंड के साथ जाऊँ या फीमेल फ्रेंड के साथ, तुम्हें क्या एतराज़ है? एतराज़ है, मैंने तुम्हारी वजह से अपने पेरेंट्स की पसंद की हुई लड़की के लिए इनकार किया है और तुम औरों के साथ दुबई जा रही हो। अगर तुमने अपने पेरेंट्स को इनकार किया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद करो, और वैसे भी इतने तंग नज़र आदमी के साथ मेरा गुज़ारा नहीं हो सकता। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। नौफिल अपना सा मुँह लेकर रह गया। क्या हुआ? सप्तान के पूछने पर उसे सायरा की सारी बात उसे बता दी। जवाबन सप्तान हँसते हुए लोटपोट होने लगा। तुम्हें तो उसकी बोल्डनेस पसंद थी, अब क्या हुआ? सप्तान उसका मज़ाक उड़ाने लगा और अंदर ही अंदर तिलमिलाने लगा। सो नतीजा ये निकला कि वो तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं, तुम्हारी खातिर वो ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकती, तो और क्या उम्मीद रखते हो? बल्कि जो अपने पेरेंट्स को अहमियत नहीं देती, वो तुम्हें क्या देगी? और तुम्हें तो छोड़ो, तुम्हारे अम्मी अबू को क्या समझेगी? और करो सायरा सायरा, कहकर वो फिर हंसने लगा और नौफिल को उसे देखकर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने सोफे पर रखे सारे कुशन उसे मारने शुरू कर दिए। शर्मीन, ख़ावर साहब ने अंदर दाखिल होते ही शर्मीन को आवाज़ दी थी। जी अब्बू, वो किचन से बाहर निकली। एक गिलास पानी तो पिलाओ। जी, वो जल्दी से पानी का गिलास लेकर आई, जिसे उन्होंने एक ही घूंट में खाली कर दिया। आज आपने बहुत देर कर दी। हाँ, बस काम से चला गया था। उनका अंदाज टालने वाला था। कहाँ गए थे अब्बू? थके हुए लग रहे हैं। एक रिश्ता करवाने वाली औरत से मिलने गया था। अब्बू, आप दूसरी शादी कर रहे हैं? शर्मीन आंखें फैलाकर बोली। पागल, झल्ली ना हो तो। खावर साहब खुलकर हंसे थे। मेरी उम्र है शादी की? तुम्हारी बात करने गया था। क्या जरूरत है अब्बू? वो बेजारी से बोली। जरूरत है ना बेटा, पहले ही इतनी देर हो गई है, और वो भी मेरी गलती से। मैं शाहिद की बात पर भरोसा करके बैठ गया था। अब सोचता हूँ तो रह रहकर अफसोस होता है। अब्बू, तो उनके बेटे को चलता करे फिर। नहीं बेटा, मैं ऐसी कमजोरी का मुजाहरा नहीं कर सकता। उनका फेल उनके साथ। वो कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गए। वो औरत 3-4 दिन तक एक रिश्ता लेकर आएगी। अब्बू, मुझे शादी नहीं करनी। मैं चली गई तो आप अकेले हो जाएंगे। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, वो रोहानसी होकर बोली। पागल, उन्होंने उसे साथ लगा लिया। बेटियां पराई होती हैं, माँ बाप सदा साथ नहीं रहते। बेटियां जितनी जल्दी अपने घरों में आबाद हो जाएं, उतना ही माँ बाप को सुकून मिलता है। क्या तुम नहीं चाहती कि मुझे सुकून मिले? मैं अपना फर्ज खुश इसलूबी से अदा करूं? वो कुछ बोली नहीं, आंख आंख बंद कर किए उनके सीने से लगी रही।
दरवाजे पर होने वाली मुसलसल दस्तक पर वो बमुश्किल उठा था। भारी होते और चकराते सर के साथ उसने दरवाज़ा खोला। सामने कनीज़ खड़ी थी। सलाम नौफिल भाई, आज आप घर में हैरियत थी? उसने अंदर आते हुए पूछा। हाँ, कुछ तबीयत ठीक नहीं। जब वो बोला तो उसकी आवाज़ भी भारी थी। क्या हुआ आपको? कनीज़ अब रुक कर उसका चेहरा देखने लगी, जो बुखार की हिद्दत से सुर्ख हो रहा था। बुखार है। तो सप्तान भाई किधर है? वो ऑफिस गया है, कहकर वो बेड पर जाकर लेट गया। तो कनीज सफाई में मसरूफ हो गई। वो नींद में था जब कनीज दोबारा उसके सर पर आकर खड़ी हो गई। भाई जी, खाने में क्या पकाऊं? कुछ भी पका लो, वो बेजारी से बोला तो वो सर हिलाकर किचन में आ गई। थोड़ी देर बाद वो फिर नोफिल के सराहने खड़ी थी। भाई जी, किचन में तो कुछ भी नहीं, प्याज लहसुन टमाटर सब खत्म है, चिकन भी नहीं है और दालें भी खत्म है। एक दफा में ही सारा कहत पड़ गया था। नौफिल का दिल चाहा अपना सर फाड़ ले। रहने दो, सप्तान आते हुए कुछ ले आएगा। कैसी बातें कर रहे हैं भाई? इस हालत में बाजारी खाना आपके लिए ठीक नहीं। अब कुछ नहीं है तो मेरा सर पकाओगी? नौफिल चिढ़ कर बोला तो कनीज खामोश हो गई। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ, सफाई हो गई है, कहकर वो बाहर निकल गई। उसने फोन एक कान से दूसरे कान में मुंतकिल किया। मुसलसल बेल जा रही थी लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। आज तुम जल्दी आ गई कनीज। कनीज को आता देखकर शर्मीन ने हैरत का इजहार किया। जी बाजी, नौफिल भाई की सफाई करने गई थी तो वो आज घर पर ही थे। खाना बनाने में टाइम लगता है लेकिन आज किचन में कुछ था ही नहीं, तो खाना बनाए बगैर आ गई हूँ। शर्मीन हुंकारा भरकर खामोश हो गई। काम के दौरान भी कनीज को नौफिल की फिक्र सताती रही। क्या बताऊं बाजी, मुझे नौफिल भाई पर बड़ा तरस तरस आया था। अ, बेचारे, उसने मुकम्मल अफसोस का इजहार किया तो कब से नज़रअंदाज करती शर्मीन को बोलना पड़ा। क्यों, तरस क्यों आ रहा था तुम्हें? बड़ा सख्त बुखार चढ़ा है नौफिल भाई को, शक्ल से ही पता चल रहा था। ऊपर से अकेले, ना माँ ना बहन, कोई पास नहीं पूछने वाला। और पता नहीं सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं। मैं कुछ बनाकर दे आती पर सारा किचन भाई भाई कर रहा था। उसकी कैफियत सुनकर कुछ लम्हों के लिए शर्मीन भी सोच में पड़ गई। फिर उठकर किचन में आ गई। फ्रीजर से चिकन निकालकर उसे देगची में यखनी बनाने के लिए रख दी। दूसरे चूल्हे पर खिचड़ी के लिए चावल रख दिए और खुद बाहर आ गई। कनीज अभी भी नौफिल भाई की गर्दान कर रही थी। कनीज, वो जाने लगी जब शर्मीन ने उसे आवाज देकर रोक लिया। ये सूप और खिचड़ी ले जाओ और उसे अपने नौफिल भाई को दे दो। उसे रुमाल से ढकी ट्रे उसे थमाते हुए कहा। बाजी, ये तो आपने बड़ा नेक काम किया। ट्रे देखकर कनीज खुश हो गई थी। मैं अभी देकर आती हूँ। वो ट्रे थाम कर खुशी खुशी अनेक्सी की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर नोफिल ने गुस्से से रजाई हटाई। उसका इरादा आने वाले को सख्त सुस्त सुस्त सुनाने का था, लेकिन दरवाजे में ट्रे थामे कनीज को देखकर वो खामोश रह गया। नोफिल भाई, ये शर्मीन बाजी ने खाना आपके लिए भेजा है, सूप भी साथ है। बड़ी अच्छी हैं हमारी शर्मीन बाजी। जैसे ही मैंने आपकी बीमारी के बारे में बताया, उन्होंने उसी वक्त आपके लिए परहेजी खाना बनाकर भेज दिया। कनीज ने ट्रे किचन शेल्फ पर रख दी और सूप का प्याला लाकर उसे दिया। ये पी ले। नौफिल का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन कनीज का हुलूस देकर वो इनकार नहीं कर सका। सूप इतना मजे का था कि वो पूरा प्याला खाली कर गया। सूप पीने के बाद उसे अजीब सा सुकून मिला था। कनीज, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। भाई जी, मेरा कैसा शुक्रिया? शुक्रिया तो शर्मीन बाजी का अदा करें, जिन्हें ये ख्याल आया। वो मुंह से कुछ नहीं लेकिन दिल से उस लड़की का ममनून था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आपको भूख लगे तो खिचड़ी है, वो खा लेना। शाम में जब सप्तान आया तो भरपूर नींद लेने के बाद नौफिल की तबीयत काफी बेहतर थी। अब कैसी तबीयत है? उसे देखते ही सप्तान ने पूछा। बेहतर हूँ। दवाई ली थी? हाँ। और कुछ खाया था? सप्तान बाजार से लाया हुआ सामान मेज पर रखते हुए पूछने लगा। हाँ, अंकल हावर की बेटी ने सूप और खिचड़ी बनाकर भेजी थी। ओह! सप्तान रुक कर उसे देखने लगा। वाह, क्या बात है! यहाँ तो बड़ी खातिर-मदारात हो रही है। लगता है अच्छी लड़की है। एक वो तुम्हारी सायरा बेगम है, उसको फ़ोन किया था, तुम्हारे बुखार का बताया। तो कहने लगी बुखार ही है ना, उसके नज़दीक तुम्हारी ये अहमियत है, और जिसे तुम पसंद नहीं करते, वो इतनी अच्छी है कि बगैर किसी वास्ते के तुम्हारी बीमारी का सुनकर खाना भेज दिया। सायरा का ज़िक्र अब दोबारा मेरे साथ ना करना, और तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे फ़ोन करने की? नोफिल गुस्से से बोला। तुम्हारे लिए किया था, मुझे क्या पता था वो आगे से इतना रूडली बोलेगी। खत्म करो अब इस सायरा का किस्सा, और मुझे ये बताओ, तुमसे कल कहा था किचन का सामान खत्म है तो लेकर क्यों नहीं आए? कुछ होता तो कनीज बना जाती, कम से कम एहसान तो ना लेना पड़ता। सप्तान किचन से खिचड़ी वाली प्लेट उठा लाया था। बड़े एहसान फरामोश हो। एक तो उस रहमदिल लड़की ने तुम पर मेहरबानी की, इतना मजे का खाना है। वो खिचड़ी खाते हुए बोला। यही खाना कनीज बनाती तो हलक से नीचे एक निवाला नहीं उतरना था। अब ये रहमदिल शहजादी के जिक्र को खत्म करो। ये बताओ, सामान क्यों नहीं लेकर आए? याद नहीं रहा यार, सप्तान खाते हुए मगन अंदाज में बोला। अभी लेकर आता हूँ।
वो किचन का सामान लेकर आया तो लॉन में हावर साहब से मुलाकात हो गई। वो फूलों को पानी दे रहे थे। वो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए रुक गया। कैसे हैं अंकल? हावर साहब ने चौंक कर उसे देखा और पाइप गमले में डाल दिया। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ अंकल, आपका शुक्रिया अदा करना था। किस बात का? खावर साहब हैरत से उसे देखने लगे। नौफिल के लिए खाना भिजवाने का। खाना? वो मजीद हैरान हुए। अच्छा, मेरे इल्म में ये बात नहीं थी। जी, वो सर खुजाते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। वो किचन में सामान रख रहा था कि नौफिल भी उसके पीछे आ गया। कुछ चाहिए था? हाँ, चाय पीने का दिल चाह रहा था। बैठो, बनाता हूँ। सप्तैन आसीन चढ़ाए हुए सुघड़ औरतों की तरह चिकन धोते हुए बोला। तभी साथ वाले किचन से खावर साहब की आवाज आई। अभी बाहर मुझे सप्तैन मिला था। वो बता रहा था तुमने नौफिल के लिए खाना भेजा था। सप्तैन ने बेसाहता नौफिल की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। जी, अब्बू कनीज़ बता रही थी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और किचन में खाना बनाने के लिए भी सामान नहीं था, तो मैंने सूप और खिचड़ी बनाकर भेज दी। जवाबन शर्मीन की आवाज़ सुनाई दी। क्या मैंने गलत किया अब्बू? उन्हें खामोश देखकर शर्मीन ने मज़ीद पूछा। नहीं बेटा, तुमने तो नेकी का काम किया है, अब क्या कर रही हो? कुछ नहीं अब्बू, आपके लिए मछली फ्राई कर रही हूँ। मेरी बेटी को तो हर वक्त अब्बू की फ़िक्र लगी रहती है। कभी अपनी भी फ़िक्र कर लिया करो। उनकी बात सुनकर वो मुस्कुराकर बोली। मुझे क्या हुआ है अब्बू, अच्छी भली तो हूँ। इतनी ज्यादा मछली फ्राई कर ली, ये कौन खाएगा? वो हैरान होकर बोले। ऐसा करता हूँ, ये थोड़ी सी नौफिल को दे आता हूँ और ये तुम फारिया को दे आओ। अब्बू, मैं जाऊं? वो हैरत से बोली। तो क्या हुआ, ये दो घर छोड़कर तो उसका घर है। साथ उसे मिल भी आओगी। वो बहुत शिकवा करती है कि तुम उसके घर नहीं जाती। चलो ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ आता हूँ। जी, मैं कपड़े बदल लूं। अब दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। तो सब तैन ने चाय कपों में डालकर एक कप नौफिल की तरफ बढ़ाया। मछली आ रही है, सप्तैन चटखारा लेकर बोला। तो नौफिल की हंसी छूट गई। कितने नदीदे हो तुम, खाने के जिक्र पर यूं खुश होते हो जैसे कभी खाना खाया ही नहीं। खाना तो खाता हूँ, लेकिन यहाँ आकर अच्छा खाना कभी कभी मिलता है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, नौफिल ने अफसोस से सर हिलाया। मैं जरा रहमदिल शहजादी को देखने जा रहा हूँ। क्या मतलब? नौफिल सिट पिटाया। यार सुना नहीं, वो अपनी दोस्त के घर जा रही है, तो जाहिर सी बात है बाहर निकलेगी। इसी बहाने में उसकी शक्ल देख लूंगा। सप्तैन, ये क्या पागलपन है? नौफिल गुस्से से बोला। लेक्चर बाद में देना, अभी मैं जा रहा हूँ। वो भागकर बाहर गया था, लेकिन काफी देर खड़े रहने के बावजूद कोई नजर नहीं आया, तो वो मायूस होकर अंदर आ गया। देखा ही रहमदिल शहजादी को? नौफिल ने मुस्कुराकर उसका उतरा हुआ चेहरा देखा, तो वो सर नफी में हिलाकर रह गया। आज शर्मीन कहाँ से रास्ता भूल गई है? दरवाजा समरा भाभी ने खोला और उसे देखकर हैरत का मुजाहिरा किया। भाई, आप लोगों की याद आ रही थी तो सोचा मिलाऊं। वो धीमे से मुस्कुराकर बोली। ये क्या है? उन्होंने उसके हाथ में पकड़ी प्लेट को देखकर पूछा। मछली फ्राई की थी, सोचा आप लोगों के लिए लेती जाऊं। ओह, ये तो अच्छा किया। उन्होंने जल्दी से उसके हाथ से प्लेट ले ली और प्लेट उठाकर मछली चखने लगी। भाभी, फारिया किधर है? उसने कहाँ जाना है, यही होगी अपनी बिल्ली के साथ। पारिया के जिक्र पर वो उकताहट भरे अंदाज में बोली। शर्मीन मुंतजिर नजरों से उसे देखने लगी, जो मछली खाने में मसरूफ थी। एक पीस खाने के बाद उन्हें एहसास हुआ वो मुंतजिर नजरों से उसे उन्हें देख रही है। किचन की पिछली तरफ देख लो, वहीं होगी। जी, वो सर हिलाकर किचन में आ गई। पिछला दरवाजा खोलकर उसे गली में झांका। गली के आखिरी कोने पर उसे फारिया की झलक नजर आई, तो वो इसी तरफ चल पड़ी। हाउ, पास जाकर उसने जोर से आवाज निकाली, तो मगन अंदाज में फीफी को नहलाती फारिया डर के मारे उछल पड़ी। बदतमीज ना हो तो डरा दिया। वो सीने पर हाथ रखकर उठी और उसके गले लग गई। तुम्हें देखकर इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकती। वो उसे मजीद भेज कर बोली। हाँ, वो तो मुझे अंदाजा हो रहा है। अब मुझे छोड़ भी दो। शर्मीन हंसते हुए जबरदस्ती उससे अलग हुई। ये तुम क्या इतनी सर्दी में इस बेचारी बिल्ली को नहला रही हो? क्या करूं, पता नहीं कहाँ से कीचड़ में मुंह मारकर आ गई है, सारी की सारी गंदी हो रही थी। और भाभी का तुम्हें पता है, तो मैं इसे लेकर यहाँ आ गई। अब देखो कैसे चमक रही है मेरी फीफी। उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा तो उसका बिल्ली के लिए प्यार देखकर वो मुस्कुरा दी। तुम्हारे लिए मछली लेकर आई थी। रास्ते में भाभी मिल गई तो उन्हें देना पड़ी। जाओ, जाकर ले आओ, इससे पहले कि खत्म हो जाए। ओह नो, तुमने उनको क्यों दी? फारिया को शदीद गुस्सा आया। तुम अम्मी के कमरे में चल कर बैठो, मैं प्लेट लेकर अभी आती हूँ। चलो फीफी। उसने तेजी से चलते हुए बिल्ली को इशारा किया, जो भागती हुई उसके पीछे पीछे गई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे, शर्मीन बेटी आई है। नुसरत आंटी उसे देखकर खुश हुई थी। फारिया से नहीं मिली? मिली हूँ आंटी, वो आ रही है। वो कहकर उनके करीब बैठ गई। तभी फारिया प्लेट लिए अंदर दाखिल हुई।
अम्मी देखे शर्मीन फिश लेकर आई है। बेटा तुमने क्यों जहमत की? नुसरत के कहने पर वो मुस्कुराकर बोली। आंटी जहमत की तो कोई बात नहीं, मुझे पता था फारिया को फिश पसंद है इसलिए लेकर आ गई। ये समरा क्यों बुड़बुड़ा रही है? क्योंकि मैं उनके मुंह का निवाला छीन लाई हूँ। क्या मतलब? नुसरत समझी नहीं। ये प्लेट। फारिया ने प्लेट हाथ में उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। उनके पास थी और शर्मीन ये मेरे लिए लाई है, इसलिए मैं जाकर ले आई। वो मजे से खाते हुए बोली। हद करती हो तुम फारिया। नुसरत ने नाराजी से उसे देखा। बेटा तुम तो इसकी दोस्त हो, तुम समझाओ इसे, कब छोड़ेगी ये बचपना? समरा को आगे मौका चाहिए होता है इसकी शिकायत करने का, और ये उसे मजीद मौका देती है। वो तंग नजरी का मुजाहरा करती है तो इसे इग्नोर करना चाहिए, लेकिन ये इग्नोर करने के बजाय बाकायदा मुकाबले पर उतर आती है। फारिया ये क्या कह रही हैं आंटी? अम्मी को आदत हो गई है मेरी शिकायत करने की। वो लापरवाही से बोली। तो तुम उनको मौका मत दिया करो शिकायत करने का। अगर भाभी कुछ बोलती है तो तुम इग्नोर कर दिया करो। कितना इग्नोर करूं? अब की बार फारिया ने संजीदगी से पूछा। जितना मुमकिन हो। शर्मीन के कहने पर उसे सर झटका। छोड़ो ये सब, चलो मैं तुम्हें बर्ड्स दिखाऊं। भाई से कहकर मंगवाए हैं। अरे इसे बैठने तो दो। उसका हाथ खींचने पर नुसरत ने उसे टोका, लेकिन उसने शर्मीन को उठाकर दम लिया। कैसे लगे मेरे बर्ड्स? फारिया की पूछने पर शर्मीन ने पिंजरे में बंद रंग बिरंगे तोतों को देखा। प्यारे हैं, वो मुस्कुराकर बोली। तुम्हें जानवरों और परिंदों से इतना प्यार क्यों है? क्योंकि ये इंसानों की तरह अपनी जुबान से दूसरों को तकलीफ नहीं देते। शर्मीन ने एक नज़र उसके संजीदा चेहरे को देखा, लेकिन ये एक लम्हे के लिए था। अगले ही पल वो मुस्कुरा रही थी। तुम सुनाओ, तुम्हारे सुपरस्टार मिस्टर नोफिल कैसे हैं? मुझे क्या पता कैसे हैं मिस्टर सुपरस्टार? क्यों, क्या अभी तक बात नहीं हुई? नहीं, और ना होगी। क्यों? फारिया ने ताज्जुब का इजहार किया। अब्बू के दोस्त यानी सुपरस्टार के वालिद आए थे हमारे घर, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। जिसका मतलब है कोई बात नहीं। वैसे भी वो मीडिया का बंदा है, मेरी जैसी लड़की कैसे उसकी चॉइस हो सकती है? वो कुछ आज़ुर्दगी से बोली। जरूरी नहीं मीडिया से वाबस्ता हर शख्स फ्लर्टी हो। तुम कभी उससे मिली नहीं, उसे तुम्हें देखा नहीं, तो तुम कैसे कह सकती हो तुम उसे उसे पसंद नहीं आओगी? तुम इतनी प्यारी हो, कोई तुम्हें रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। ये तुम्हें लगता है क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। शर्मीन उसकी मोहब्बत पर मुस्कुरा कर बोली। अब्बू ने किसी रिश्ते वाली को भी कहा है, परसों वो भी कोई रिश्ता लेकर आ रही है। यानी सीरियसली तुम लोगों ने वहां से बात खत्म कर दी है? हमने खत्म नहीं की, उन्होंने ही बात नहीं की। शर्मीन ने फारिया की तस्दीक की। फारिया ने पुरसोच अंदाज में हुंकारा भरा। वैसे इंसान को ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर अगर बात निभा नहीं सकते तो करते क्यों हैं? लोगों की बेटियां मजाक है क्या? फारिया जज्बाती होकर बोली तो शर्मीन मुस्कुरा दी। छोड़ो यार, ये एक बात थी जो खत्म हो गई। नहीं यार, कोई बात है। पहले इतनी देर बात किए रखी, फिर जब वक्त आया तो खामोशी इख्तियार कर ली। तो अपने बेटे को यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? मुफ्त में आकर रह रहा है। उसके जले हुए अंदाज पर शर्मीन हंस पड़ी थी। अब्बू ने उसे इस वजह से एनेक्सी में जगह नहीं दी थी, बल्कि इस वजह से रहने की इजाज़त दी थी कि वो अब्बू के दोस्त का बेटा है। और तुम गुस्सा करना बंद करो। आज छुट्टी का दिन था और वो दोनों घर पर थे, और काफ़ी दिनों बाद सूरज ने अपनी शक्ल दिखाई थी। तो कनीज़ ने वॉशिंग मशीन लगा ली थी। अब वो कपड़े धोने के साथ सुर भी बिखेर रही थी। सप्तान लैपटॉप पर और नौफिल किचन में काम करते हुए कनीज़ की मौसीकी से पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। भाई जी, मैंने कपड़े धो दिए हैं, अब हंडिया बनाने लगी हूँ। कनीज की तफसील पर सप्तान ने सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। आप कपड़े छत पर डालो, उसने पूछा। नहीं, सीधा सीधा हुक्म दिया था। मैं? सप्तान को झटका लगा था, फिर संभल कर बोला। तुम ऐसा करो, नौफिल से कहो मैं ऑफिस का बड़ा जरूरी काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। वो मुंह बनाकर किचन की तरफ मुड़ गई, जहां नौफिल खड़ा अपने लिए चाय बना रहा था। नौफिल भाई जरा कपड़े ऊपर डाल आए, आज मुझे देर हो गई है, अभी मुझे हड्डियां भी बनानी है। कनीज ने इतनी बेचारगी से कहा कि नौफिल उसे इनकार ही नहीं कर सका। छत पर लगी रस्सी पर कपड़े फैलाकर वो वहीं धूप में खड़ा हो गया। नरम गरम धूप जिस्म को सुकून दे रही थी। तभी कदमों की आहट पर उसे गर्दन घुमाकर देखा। आसमानी कमीज और सफेद शॉल में वो जो भी थी, इस खूबसूरत सुबह का हिस्सा लग रही थी। वो नजरें हटाए बगैर उसे देखता रहा। उस लड़की की नजर अब तक उस पर नहीं पड़ी थी। वो अपने ध्यान में चलती हुई उसके करीब आ रही थी। तभी उसे सामने देखा और चौंक कर रुक गई। उसकी आंखों का पहला तासुर हैरत था, लेकिन अगले ही पल वो रुख मोड़ गई थी। नौफिल को एकदम होश आया था। सुने, वो रुख मोड़े बगैर रुक गई थी। आप खावर अंकल की बेटी है ना? जी, वो धीमे से बोली। मैं नौफिल हूँ, अनेक्सी में रहता हूँ। जी, वो मुड़कर देखने लगी। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। उस दिन आपने मेरे लिए खाना भिजवाया था।
कोई बात नहीं, वो अपने मखसूस धीमे लहजे में कहकर तेजी से सीढ़ियां उतर गई, जबकि नौफिल को लगा सुबह का हुस्न मान पड़ गया है। तुम्हें क्या हुआ है? वो नीचे आया तो सप्ताह ने उसकी शक्ल देखकर पूछा। कुछ नहीं, वो बेजारी से बोला। तो मुंह पर बारह क्यों बज रहे हैं? नौफिल ने कोई जवाब नहीं दिया तो सप्तान भी खामोश हो गया। आज मैंने उसको देखा, तभी नौफिल फिर से बोला। किसे? सप्तान लैपटॉप से नजरें हटाकर उसे देखने लगा। रहमदिल शहजादी को। अच्छा, वाकई? कहाँ? सप्तान काम छोड़कर पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। छत पर। फिर कैसी है? खूबसूरत, उजली सुबह की तरह। नौफिल का अंदाज खोया खोया था, जिस पर सप्तान अबरू उचकाकर रह गया। बड़ी शायराना इस्तेलाह इस्तेमाल की है, उजली सुबह की तरह। वो नौफिल के अल्फाज दोहराता हुआ बोला। यार, लगता है मुझसे गलती हो गई, मुझे अब्बू को मना नहीं करना चाहिए था। वाह भाई, एक झलक में इतनी काया पलट। सप्तान ने उसका मजाक उड़ाया, जिसका नौफिल ने बुरा माना था। मैं तुम्हें दिल की बात बता रहा हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और सायरा बीबी का क्या होगा? उसका क्या यहाँ क्या जिक्र? नौफिल भिन्ना कर बोला। उसी का तो जिक्र है, उसी की वजह से तुमने अंकल को इनकार किया। और वैसे बाय द वे, वो जो तुमने रहमदिल शहजादी में इतनी खामियां निकाली थी, वो भूल गए तुम? याद है मुझे सब। नौफिल जल कर बोला। तुमसे बात करना फजूल है। वो उठकर किचन में आ गया, जहां कनीज काम कर रही थी। कनीज, उस दिन जिसने मेरे लिए खाना भेजा था, क्या नाम बताया था तुमने? शर्मीन बाजी ने खाना भिजवाया था। अच्छा, वो करती क्या है? कुछ नहीं बाजी, घर पर होती हैं। उसने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। वो दोनों इकट्ठे ऑफिस से घर पहुंचे थे। गाड़ी पार्क करके गेट की तरफ बढ़े, तभी खावर अंकल गेट से निकले थे। वो दोनों रुक गए। कैसे हैं अंकल? नौफिल ने सबसे पहले बत्तीसी की नुमाइश की थी। ठीक हूँ, तुम कैसे हो मियाँ? हम भी ठीक हैं अंकल। आप कहीं जा रहे थे? अब की बार सब तय ने पूछा था। हाँ, कुछ सामान लाना था तो मार्केट जा रहा था। अंकल लाए, हम ले आते हैं। नौफिल ने अपनी खिदमत पेश की। तुम लोगों को जहमत होगी। जहमत कैसी अंकल, गाड़ी में जाना है। खावर साहब थोड़ी पसोपेश के बाद मान गए थे। इतना ज्यादा बेकरी का सामान, लगता है कोई खास मेहमान आ रहा है। बेकरी से सामान लेकर निकले तो सब तैन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। खास से तुम्हारा क्या मतलब है? नौफिल ने चौंक कर पूछा। यही कोई रिश्ता देखने भी आ सकता है। तुम्हें क्या इल्हाम हुआ है? नौफिल ने बुरा मान कर कहा। आसार बता रहे हैं माय डियर, वैसे भी जहाँ बेरी हो वहाँ पत्थर तो आते हैं। उनके घर कौन सी बेरी है? नौफिल ने अबरूज खाकर पूछा। खुद दिमाग, मुहावरतन बोल रहा हूँ। अब तुमने मना कर दिया तो उन्होंने से तो रिश्ता करना है अपनी बेटी का। नौफिल ने अब की बार कोई जवाब नहीं दिया और कार स्टार्ट कर दी। जब वो घर पहुंचे तभी एक दूसरी गाड़ी भी आकर रुकी थी, जिसमें दो औरतें और दो मर्द निकले थे। उनके अंदर जाने के बाद नौफिल ने बेल दी तो कनीज बाहर आई थी। ये कौन लोग हैं? शॉपर्स पकड़ाते हुए उससे पूछा। शर्मीन बाजी के रिश्ते के लिए आए हैं। कनीज के कहने पर नौफिल अपना समूह लेकर रह गया। सप्तान के अंदाजे की तस्दीक हो गई थी। देख लो, मैंने कहा था ना, सप्तान ने दांत निकाल कर कहा तो नौफिल का दिल चाहा उसके दांत तोड़ दे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था। अंदर आकर नौफिल बेचैनी से इधर से उधर फिरता रहा। सप्तान सोफे पर नीम दराज कब से उसकी हरकत देख रहा था, जो कभी किचन में जा रहा था, कभी कमरे में। नौफिल, तुम्हें आखिर परेशानी किस बात की है? आखिर उसने पूछ लिया। यार, वो रिश्ते वाले क्यों आए हैं? उसका रिश्ता तय हो ना जाए? पर वो परेशानी से बोला तो सप्तान हैरान रह गया। तू वाकई सीरियस है उसके बारे में? तो तुझे क्या लगता है, मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया है, जो मैं सारे घर में चकराता फिर रहा हूँ? पागल हो तुम भी यार। कहाँ वो तुम्हें पसंद नहीं थी, और कहाँ एक झलक के बाद तुम उसे खोने से डर रहे हो। तुम्हारे पास कोई हल है तो मुंह खोलो, वरना मुंह बंद कर लो। वो जलकर बोला तो सप्तान शरारती अंदाज में मुस्कुरा दिया। इस बात का बेहतरीन हल अंकल के पास है। वही है जो तुम्हारी नैया पार लगा सकते हैं। अब किस मुंह से उनसे बात करूं? इसी थोबड़े के साथ बात कर, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी गर्दन के ऊपर फिट किया है। कुछ देर सोचने के बाद उससे शाहिद साहब का नंबर मिलाया था। हाँ बरखुरदार, तुम्हें कहाँ से बाप की याद आ गई? उनके तंजिया अंदाज पर नौफिल ने बेचारगी से सप्तान का मुंह देखा। अब्बू, याद तो आपको रोज करता हूँ। उसके समझ में नहीं आ रहा था कैसे शुरू करे, फिर कुछ सोचकर बोला। अब्बू, हावर अंकल आपको बहुत याद करते हैं। याद तो मैं भी उसे करता हूँ, लेकिन सोचता हूँ किस मुंह से उससे बात करूँ। तुमने मुझे बात करने के काबिल नहीं छोड़ा। उनकी बात से नौफिल को बात करने का मौका मिल गया था। अबू, इसीलिए फ़ोन किया है। आपने उनकी बेटी की बात की थी। मुझे मंज़ूर है, आप उनसे बात कर लें। वो जल्दी से बोला, मबादा वो कोई और बात ना कर दें। अब क्या बात करूँ? जिस वक़्त करना थी उस वक़्त तुमने मना कर दिया। वो भी उसके बाप थे। अब्बू, अब कर लेना प्लीज़, कहकर उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया और गहरा साँस लिया, जैसे कोई बड़ा बोझ उतरा हो। जबकि सोफ़े पर लेटा सप्तान उसकी कैफ़ियत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था।
ज़ोहर की नमाज के बाद वो सस्ताने लेट गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर नवीद अंदर दाखिल हुआ। अम्मी, आप सो तो नहीं रही थी? उन्हें लेटा देखकर वो वहीं रुक गया। नहीं, वैसे ही लेटी थी, तुम आओ। वो लेटे से उठ बैठी। वो आकर उनके करीब बैठ गया। नुसरत गौर से अपने बेटे का चेहरा देखने लगी, जो यकीनन उनसे कोई बात करने आया था। लेकिन क्या बात, ये उन्हें मालूम नहीं थी। अम्मी, फारिया के बारे में क्या सोचा है आपने? फारिया के बारे में क्या सोचना है? वो हैरान होकर बोली। मेरा मतलब है उसकी शादी के बारे में। क्या सोचा आपने? क्या उसकी शादी नहीं करनी? करनी है, क्यों नहीं करनी, पर कोई अच्छा रिश्ता तो हो। अम्मी, एक रिश्ता तो है तो। कुछ देर बाद वो रुक रुक कर बोला। कौन? वो जांचती नजरों से उसे देखने लगी। समरा का भाई नासिर। नुसरत ने गहरा सांस लिया। उन्हें नवीद से यही उम्मीद थी। तुमसे समरा ने कहा होगा, उन्होंने सवाल किया। समरा ने पहले भी बात की थी, कल रात को फिर की है। वो काफी जोर दे रही है। उसकी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। तुम्हें नासिर फारिया के लिए ठीक लगता है? उनके सवाल पर कुछ देर के लिए वो जवाब ही नहीं दे सका। नासिर में ऐसी क्या खूबी है जो मैं अपनी बेटी उसके साथ ब्याह दूं? जॉब वो कोई करता नहीं, कोई ठिकाना उसका नहीं है, हर वक्त तो वो यहाँ पाया जाता है। शादी के बाद वो कहाँ रखेगा अपनी बीवी को और कहाँ से खिलाएगा? अब ये तो नहीं कि नासिर सबरा का भाई है तो मैं अपनी बेटी कुएं में धकेल दूं। वो नाराजगी से बोली। अम्मी, मैंने वैसे ही एक बात की थी। नवीद शर्मिंदगी से बोला। बात करने से पहले सोच ही लेते, क्या बात करने लगे हो और किसके बारे में करने लगे हो? फारिया तुम्हारी बहन है, जिसको तुमने बेटियों की तरह पाला है। नवीद सर झुकाकर रह गया। अम्मी, समरा बार बार कह रही थी तो मैंने बात कर ली। नवीद बात करके शर्मिंदा था। समरा तुम्हें कुएं में छलांग लगाने के लिए कहेगी तो तुम कुएं में छलांग लगा दोगे? नवीद सर झुका कर रह गया। मैंने रिश्ता करवाने वाली औरत से कह रखा है, अगर तुम्हारी बीवी होने दे तो। वो पिछले दिनों एक रिश्ता लेकर आई थी, लेकिन तुम्हारी बीवी ने पता नहीं उनसे क्या कहा, वो दोबारा पलट कर नहीं आए। अच्छा हुआ तुमने खुद बात कर ली। अपनी बीवी को समझाओ, ये फजूल हरकतें छोड़ दे। ऐसी ओछी हरकतें करने से मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसके निकम्मे भाई से नहीं करने वाली। अम्मी जी, आप गुस्सा ना करें, मैं उसे समझा दूंगा। और लगता था नवीज ने कुछ ज्यादा अच्छी तरह बीबी को समझा दिया था। शाम तक उसका मूड बहुत खराब था। किचन में काम करते हुए वो मुसलसल बुड़बुड़ाती रही थी। अपनी बेटी को पता नहीं क्या समझते हैं, कहीं की शहजादी है ना, जिसके लिए कोई शहजादा उतरेगा। मेरा भाई निकम्मा है तो उनकी बेटी जैसे बड़ी हूर परी है। देखती हूँ कौन सा ऑफिसर मिलता है, मेरे भाई को भी कोई रिश्तों की कमी नहीं। फारिया कितनी देर तक समरा की बुड़बुड़ाहट सुनती रही, फिर तंग आकर उठकर कमरे में आ गई। ये भाभी को क्या हुआ है? मुसलसल बोलती जा रही हैं और कसीदा भी मेरी शान में पढ़ रही हैं। हालांकि आज तो मेरा उनका सामना भी नहीं हुआ। वो नुसरत के सामने खड़ी होकर बोली। दोपहर में नवीद आया था नासिर का रिश्ता लेकर। मैंने भी अच्छी खासी सुनाई उसे। दिमाग खराब हो गया है उसका। और उसकी बीवी की हरकत भी बताई। उसे जाकर कुछ कहा होगा, तभी तो जले तवे पर बैठी है तुम्हारी भाभी। ओह, तो आपने भाई को मना कर दिया ना? तो और क्या ना करती। नहीं अम्मी, आपने बहुत अच्छा किया। फारिया ने जैसे शुक्र अदा किया। अब तुम किधर जा रही हो? भाभी तो अब रात तक यूं ही बोलती रहेंगी। मैं शर्मीन की तरफ जा रही हूँ। वो कहकर जल्दी से बाहर निकल गई। वो फीफी को गोद में उठाए गेट में दाखिल होने लगी थी कि फीफी ने छलांग लगा दी। वो उसे पकड़ने के लिए आगे झुकी, जब जोर से उसका सर किसी से टकराया। उसे सही मानों में दिन में तारे नजर आ गए। मुकाबिल को भी टक्कर जोर से लगी थी, तभी वो बिलबिलाया था। नजर नहीं आता जो पागलों की तरह टक्कर मारते फिर रहे हैं? गलती फारिया की थी। फिर भी वो सर को थामते हुए अगले बंदे पर चढ़ दौड़ी और सामने वाले पर नजर पड़ते ही उसका गुस्सा और सवा हो गया। उसके सामने उसके सामने माथे पर बल डाले सप्तैन खड़ा था। नज़र तो मुझे आपकी कमज़ोर लगती है, बल्कि नज़र के साथ-साथ दिमाग में भी कुछ खलल महसूस होता है, जो आप लोगों से टकराती फिरती हैं। टकराती मैं हूँ? उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। तो और क्या? मैं अपनी बिल्ली को पकड़ रही थी। आप सामने आगे आ गए। आप हटे हाथ सामने से। सप्ताह ने कुछ हैरत से उस बददिमाग लड़की को देखा, जो बिल्ली को उठाकर अंदर चली गई थी। अ, वो खोलते हुए उसके साथ पार्क में निकल गया। कुछ देर पार्क में बैठकर बच्चों को खेलते देखता रहा और कुछ देर बाद वहां से बोर होकर फिर उठ गया। वापसी में लॉन में कोई नहीं था। अलबत्ता बिल्ली बड़े मजे से लॉन में मटर गश्त कर रही थी। वो अंदर जाते जाते रुक गया। उसने मुड़कर बिल्ली को जांचती नजरों से देखा और फिर उन्हीं नजरों से चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था। वो मुस्कुराकर बिल्ली की तरफ बढ़ा। वो जब अंदर आया तो नौफिल सोफे पर नीम दराज था। सप्तैन पर नजर पड़ते ही वो चौंक कर उठा था। ये किसकी बिल्ली लेकर आए हो? अपनी ही समझो। सप्तैन ने प्यार से बिल्ली की पूंछ को सहलाया। पता भी तो चले। नौफिल अब गौर से बिल्ली को देख रहा था, जो सप्तैन के हाथों में मुतमईन होकर बैठी थी। मैं बाहर से आ रहा था तो ये रास्ते में खड़ी थी। कहने लगी, मैं भूखी हूँ, मुझे भी साथ ले चलो, तो मैं इसे ले आया। वाह, नौफिल ने दाद दी।
अब तुम इतने जेलस हो गए कि बिल्ली की ज़ुबान भी अब तुम इतने जीनियस हो गए कि बिल्ली की ज़ुबान भी समझने लगे हो। भई किस बात पर है इतनी प्यारी और बेज़र्र सी बिल्ली है। सप्तैन ने बिल्ली को नीचे उतारा तो वो चलती हुई नौफिल के कदमों के पास आकर चक्कर लगाने लगी। लगता है बिल्ली को तुम पसंद आए हो, सप्तैन ने शरारती अंदाज पर सप्तैन के शरारती अंदाज पर नौफिल सर झटक कर बिल्ली के सर पर हाथ फेरने लगा। सप्तैन मुस्कुराकर किचन में चला गया। वापसी में उसके हाथ में प्याला था जिसमें दूध था। उसने प्याला जमीन पर रखा, बिल्ली भागती हुई आई थी और दूध पीने लगी। सप्तैन चौकड़ी मारकर जमीन पर उसके पास बैठ गया। लगता है तुम्हारी मालकिन काफी जालिम औरत है, तुम्हें खाने पीने को नहीं देती, तभी तो तुम इतनी कमजोर हो। नोफिल ने हैरत से मोटी ताजी बिल्ली को देखा जो किसी जाविये से कमजोर नहीं लग रही थी। बिल्ली ने प्याला खाली कर दिया था, अब वो मजे से कमरे में घूम रही थी। फारिया हवास बहता सी अंदर दाखिल हुई तो शर्मीन हैरानी से उसे देखने लगी। तुम्हें क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? फीफी नहीं मिल रही, वो रुहासी होकर बोली। यही होगी, कहीं कहाँ जाएगी? शर्मीन भी उसके साथ बाहर लॉन में निकल आई। उन्होंने सारा घर छान मारा, फीफी का कुछ पता नहीं था। थक कर फारिया रोने लगी थी। शर्मीन ने परेशानी से उसे देखा। मिल जाएगी फारिया, इसमें रोने वाली क्या बात है? हो सकता है घर चली गई हो। शर्मीन के कहने पर फारिया ने तेजी से आंसू साफ किए। मैं देख कर आती हूँ। वो घर आई तो कनीज कपड़े धो रही थी। कनीज, तुमने फीफी को देखा? नहीं बाजी, वो तो आपके साथ गई थी। हाँ, मेरे साथ गई थी। शर्मीन के घर घर थी, वहां से पता नहीं कहाँ चली गई। फारिया ने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। पता नहीं कहाँ होगी। बाजी रोए नहीं, मिल जाएगी। चले, मैं आपके साथ चलती हूँ। इन दोनों ने कॉलोनी के हर घर में पता किया, पार्क में भी देख लिया। दोपहर से शाम हो गई लेकिन फीफी का कुछ पता नहीं चला। नौफिल कब से सप्तैन को देख रहा था, जो बिल्ली की नाज बर्दारियों में मसरूफ था और थोड़ी थोड़ी देर बाद बिल्ली से बातें भी कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नौफिल ने एक नजर सप्तैन को देखा, जो बिल्ली को गोद में लिए पता नहीं कौन सी लोरियां सुना रहा था। अगर कोई बिल्ली का पूछे तो ना बताना। क्यों? नौफिल हैरान होकर बोला। बस कहा है ना। वो बिल्ली को उठाकर अंदर ले गया। नौफिल ने हैरान होते हुए दरवाजा खोला। सामने कनीज और फारिया खड़ी थी। नौफिल भाई, यहाँ कोई सफेद रंग की बिल्ली तो नहीं आई? नौफिल ने गड़बड़ाकर पीछे देखा जहां से सप्तैन आ रहा था। नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं आई। क्यों, हैरियत है? सप्तैन ने भोला बनकर पूछा। फारिया बाजी की बिल्ली थी, इधर लॉन में घूम रही थी, वहां से पता नहीं कहाँ चली गई। सप्तैन ने कनीज से नजर हटाकर फारिया को देखा तो चौंक गया। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थीं। थैंक यू, आपको डिस्टर्ब किया। वो मायूस होकर बोली। उनके जाते ही नोफिल ने सप्तैन की क्लास ली थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी की बिल्ली छुपाते हुए देख नहीं रहे उस लड़की का रो रो कर कितना बुरा हाल है? अच्छी बात है। मोहतरमा का थोड़ा दिमाग ठिकाने लगे। अपने आप को बड़ी तोप चीज़ समझती हैं। उसने जैसे नौफिल की बात को हवा में उड़ाया। किधर है बिल्ली? नौफिल के पूछने पर सप्तैन चौंक कर सीधा हुआ। उसे तुम्हें बाथरूम में बंद कराया था। वो एकदम उठकर भागा। वापसी में बिल्ली उसके हाथों में थी। इतनी तेज है, पानी के टब में छलांग लगाने की कोशिश कर रही थी। सप्तैन ने बिल्ली के बालों को झाड़ते हुए बताया। सप्तैन, यार अच्छा नहीं लगता। पता नहीं ये बिल्ली उस लड़की के लिए कितनी खास है जो वो इतना रो रही थी। इसे वापस कराओ। यार, उस लड़की ने बहुत दफ़ा दफ़ा मेरे साथ बदतमीज़ी की है। चलो यार, तुम इग्नोर कर दो, बिल्ली वापस कर दो। सप्ताह ने बुरा सा मुँह बनाया। पहले जाकर उसे बाहर झाँका, वहाँ कोई नहीं था, फिर बिल्ली को उठाकर तेज़ी से बाहर निकला। वो दोनों पार्क की तरफ जा रही थी। एक्सक्यूज़ मी की आवाज़ पर फारिया ने पीछे मुड़कर देखा और फीफी को सप्तैन की गोद में देखकर वो बेसाहता उसकी तरफ बढ़ी थी। ये आपको कहाँ से मिली? उसने सप्तैन से पूछा। ये वहीं लॉन में थी, बाहर निकला तो ये वहीं सैर कर रही थी। हमें तो नज़र ही नहीं आई। कनीज़ ने मशकूक नज़रों से सप्तैन को देखा। तुम्हारी नज़र खराब हो गई है कनीज़, सप्तैन ने एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर दिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। उसके शुक्रिया अदा करने पर सप्तैन ने थोड़ा-सा मिसप्रिंट है। थैंक यू सप्तैन, फारिया आपकी बात मुस्कुरा कर बोली तो सप्तैन की नज़र जैसे उसके चेहरे पर ठहर सी गई थी। लगता है आपको ये बिल्ली बहुत प्यारी है। उसकी खुशी देखकर सप्तैन को पूछना पड़ा था। उसका नाम फीफी है और ये मुझे बहुत अजीज है। मेरी सालगिरह पर मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी। ये मेरे पास उनकी निशानी है, इस वजह से ये मुझे बहुत प्यारी है। एक पल के लिए सप्तैन को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी हुई थी। एक बार फिर आपका शुक्रिया। फारिया ने मुस्कुराकर एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया। सप्तैन को वो मुस्कुराती हुई ना जाने क्यों अच्छी लगी। उसको उसकी हर बदतमीजी भूल गई। बस यही याद रहा, वो मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। वो कमरे में आई तो ख़ावर साहब फ़ोन पर मसरूफ़ थे। वो बैठकर उनके फ्री होने का इंतज़ार करने लगी। फ़ोन रखकर उन्होंने गहरा साँस लिया। किसका फ़ोन था? अब्बू, शाहिद का फ़ोन था। खैरियत थी? वो हैरान होकर पूछने लगी। तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। कह रहा था उस दिन बात करने आया था लेकिन किसी वजह से नहीं की। अब वो लोग बात करने आना चाहते हैं।
शर्मीन खामोशी से उनका चेहरा देखती रही। मैंने मना कर दिया, कहकर उन्होंने गहरा सांस लिया। शाहिद को मैंने बता दिया कि तुम्हारी बात तय कर दी है, मैंने ठीक किया ना? जी अब्बू, वो सर झुकाकर बोली तो वो गौर से उसका चेहरा देखने लगे। नौफिल मुझे पसंद है, लेकिन अब मैं उन लोगों से बात कर चुका हूँ, वो लोग भी अच्छे लग रहे हैं। लड़के का अपना कारोबार है, खाते-पीते लोग हैं। वैसे भी नौफिल का टीवी में काम करना मुझे पसंद नहीं, फिर भी समझ नहीं पा रहा, मैंने ठीक किया या गलत? शाहिद को मना करके मेरा दिल बुरा हो गया है। वो कहकर पेशानी मसलने लगे, तो शर्मीन उठकर उनके करीब आ गई। अब्बू आप परेशान ना हो, आपने जो भी फैसला किया है वो ठीक है। तुम खुश हो ना? वो एक बार फिर उसका चेहरा देखने लगे। जी अब्बू, वो नज़रें झुकाकर बोली तो खबर साहब सर हिलाकर रह गए। वो खामोशी से दूसरी तरफ की बात सुन रहा था। तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल गई। पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई खबर से बात करते हुए। क्या सोचता होगा वो? पहले बात की, फिर मुकर गए, अब फिर आ गए। उसने अपनी बेटी की बात तय कर दी है। अब ज़ाहिर है हमने नहीं की थी। उसने कही तो करनी थी, पर मुझे बहुत अफ़सोस है। मुझे वो बच्ची बहुत पसंद आई थी। और एक बात, वो तेज़ी से बोली, मैं तुम्हें मना करता था टीवी में काम करने से, देख लो। खावर ने भी यही कहा, उसे तुम्हारा ये काम पसंद नहीं, शायद ये वजह भी है उसके इनकार की। वो उनकी सारी गुफ्तगू खामोशी से सुनता रहा, कुछ नहीं बोला था। अब कुछ बोलोगे भी या नहीं? क्या बोलूँ अब? वो धीमी आवाज़ में बोला, उसका लहजा महसूस करके वो खामोश हो गए। तुम्हें अफ़सोस हुआ है? शाहिद साहब उससे पूछ रहे थे, वो अब भी खामोश रहा था। फिर बोला, अब वो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या कह रहे थे अंकल? कब से खामोशी से देखता सब्तैन नौफिल से पूछने लगा। उसकी बात कहीं और तय हो गई है। अब सब्तैन ने सवालिया नज़रों से उसे देखा, जो फ़ोन सुनने के बाद बिल्कुल खामोश हो गया था। मेरा ख़्याल है तुम्हें खबर अंकल से बात करनी चाहिए। नहीं, अब ये मुनासिब नहीं लगता। नौफिल ने सब्तैन की राय मुस्तरद कर दी और खुद उठकर बाहर निकल गया। इन दोनों ने सोसाइटी का क्लब ज्वाइन किया था। सब्तैन नौफिल का मुंह ठीक करने के लिए ज़बरदस्ती उसे साथ ले आया था। वहाँ उनकी मुलाकात फारिया से हुई, वो भी उस क्लब की मेंबर थी। कैसी हैं आप? उसे देखकर सब्तैन खुद ही उसकी तरफ आ गया था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी फ़ीफ़ी कैसी है? अब तो आपको बताए बगैर कहीं नहीं गई। सब्तैन की बात सुनकर वो खिलखिलाकर हँस पड़ी। नहीं, मेरे साथ है, वो देखें, उससे पास फिरती फ़ीफ़ी की तरफ इशारा किया। लगता है ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है। जी, कह सकते हैं। वो फ़ीफ़ी को गोद में उठाते हुए बोली। सुने? जी, वो मुड़कर उसे देखने लगी। आप कहीं एंगेज्ड तो नहीं? क्यों? फ़ारिया ने आँखें फैलाकर पूछा। जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, सब्तैन ने मुस्कुराहट रोकते हुए कहा। आप जनरल नॉलेज पर नहीं, कोई काम-काज करने पर गौर करें। सब्तैन सर खुजाकर रह गया। ये आप क्या कह रही हैं? खबर साहब ने परेशानी से सामने बैठी औरत को देखा, जिनके बेटे के साथ कुछ दिन पहले उन्होंने शर्मीन की बात तय की थी। भाई जी, सच बात कहने में शर्म नहीं करनी चाहिए। मेरा बेटा नया कारोबार शुरू करना चाह रहा है। उसके लिए सरमाए की ज़रूरत है। कल को शादी होती है तो जो आपका है वो आपकी बेटी का ही होगा। तो जो आपने बाद में देना है, वो आप अभी दे दें, हमें भी फ़ायदा हो जाएगा। ये आप ठीक कह रही हैं, जो भी मेरा है मेरी बेटी का है, लेकिन पहले से मुतालबा करना क्या मुनासिब लगता है? भाई साहब, मुनासिब लगा है तो आपसे कह रहे हैं। वो खातून शर्मिंदा होने को तैयार नहीं थी। आप मुझे सोचने का मौका दें। सोच ले भाई साहब, लेकिन अंजाम के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। अगर आपको हमारी शर्त मंज़ूर नहीं, तो आप इस रिश्ते से इनकार समझें। वो दो टोक अंदाज में बात करके खड़ी हो गईं, जबकि खबर साहब से कितनी देर तक अपनी अपनी जगह से हिला नहीं गया। उन्हें अपने बाजी के फैसले पर अफ़सोस हो रहा था। इस रिश्ते के दौरान नौफिल का रिश्ता भी आया था, जिसे उन्होंने सोचे-समझे बगैर इनकार कर दिया था। अगर उन्हें ज़रा-सा भी अंदाज़ा होता कि ये लोग इतने लालची हैं, तो वो कभी शर्मीन का रिश्ता वहाँ तय ना करते। उन्होंने बहुत सोचने के बाद उन लोगों को इनकार कहलवा दिया था। जवाबन वो खातून घर आकर उनको इतनी बातें सुनाकर गई थी कि वो शर्मीन के सामने शर्मिंदा होकर रह गए थे। उन्हें अपना आप शर्मीन का मुजरिम लगने लगा था, जिन्होंने जायदाद उनके नाम ना करके शर्मीन की ज़िंदगी खराब कर दी थी। आज इतवार का दिन था, वो कब से शर्मीन को देख रहे थे, जो सारे काम मुकम्मल खामोशी से कर रही थी। खामोश तबा तो वो पहले भी थी, लेकिन उस दिन के बाद उसकी चुप ज़्यादा लंबी हो गई थी। उन्हें अजीब से पछतावे का एहसास होने लगा। अचानक उन्हें अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। शर्मीन किचन से बाहर निकली तो उसकी नज़र खाबर साहब पर पड़ी, जिनका रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था और वो एक हाथ से अपने सीने को मसल रहे थे। अब्बू, अब्बू जी क्या हुआ आपको? वो भागकर उनके पास आई थी। उन्होंने मुस्कुराकर तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उनका दर्द बढ़ता जा रहा था। शर्मीन घबराकर सीधी हुई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे।
अब्बू क्या हो रहा है? कुछ तो बोलें। वो खुद भी उनका सीना सहलाने लगी, लेकिन अब उनका सांस भी उखड़ने लगा था। वो उल्टे कदमों बाहर की तरफ भागी। अब वो टैक्सी का दरवाज़ा बजा रही थी। वो पागलों की तरह दरवाजे को पीटने लगी। नौफिल ने गुस्से से दरवाज़ा खोला, लेकिन उस पर नज़र पड़ते ही उसके चेहरे के तासुरात बदल गए थे। आप? वो हैरान हुआ। अब्बू को पता नहीं क्या हुआ है, उनकी तबीयत ठीक नहीं। वो रोते हुए बोली। नौफिल परेशानी से उसके पीछे भागा। जब वो अंदर आया, खावर साहब बेहोश हो चुके थे। शर्मीन की चीख निकल गई थी। नौफिल ने उनकी नब्ज़ टिटोली, जो बहुत आहिस्ता चल रही थी। वो सप्तैन को बुलाने भागा। थोड़ी देर बाद वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। उसे मुसलसल रोते और परेशान देखकर नौफिल को उसके पास आना पड़ा। डॉक्टर अंकल को देख रहे हैं, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अब्बू ठीक हो जाएँगे ना? वो रोते हुए पूछने लगी। नौफिल को उस पर बेहद तरस आया था। उसे बैक वक़्त उस पर प्यार भी आ रहा था और तरस भी। वो ज़रूर ठीक हो जाएँगे, आप बैठ जाएँ। उसने बेंच की तरफ इशारा किया। वो मुसलसल 3 घंटों से खड़ी थी। तभी सब्तैन चाय के साथ सैंडविच ले आया। उसकी तरफ कप और सैंडविच बढ़ाया तो उसने इनकार कर दिया। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं, फिर भी खाना पड़ेगा, नौफिल ने ज़ोर देकर कहा। तो शर्मीन ने एक नज़र उसे देखकर कप और सैंडविच थाम लिया। वैसे अचानक अंकल को हुआ क्या था? कोई परेशानी थी? सब्तैन उससे पूछ रहा था। परेशानी? उसे ज़ेरे लब दोहराया और एक नज़र इन दोनों को देखकर सरनफ़ी में हिलाया। खबर साहब को होश आ गया था। उनको एंजाइना पेन हुआ था और अब उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। नौफिल और सब्तैन ने उनका इतना साथ दिया था कि खबर साहब उनके ममनून हो गए थे। उस दिन वो घर में अकेली थी। अभी खाना तैयार करके उसे हॉस्पिटल जाना था। जब डोर बेल की आवाज़ पर वो चौंक कर देखने लगी। इस वक़्त अमूमन कोई आता नहीं था। वो बाहर निकल आई, गेट की सुराख से उसे झाँक कर देखा। बाहर बड़ी-बड़ी मूंछों वाला आदमी खड़ा था, जिसे देखकर वो डर गई थी। बेल दोबारा हुई थी। तभी बेल की आवाज़ सुनकर नौफिल बाहर निकल आया था। उसे यूँ गेट के सामने खड़े देखकर वो हैरान हुआ था। क्या बात है, आप गेट क्यों नहीं खोल रहीं? वो वाक़ई हैरान हुआ था। बाहर एक आदमी है, वो घबरा कर बोली। नौफिल ने एक गहरी नज़र उसकी घबराई सूरत पर डाली और मुस्कुरा दिया। आप जाएं, मैं देख लेता हूँ। वो तेजी में अंदर की तरफ बढ़ी थी। जी फरमाइए। नौफिल ने आने वाले को सर से पैर तक देख कर पूछा। वो शख्स उसको देखकर हैरान हुआ था। खबर साहब से मिलना था। वो तो घर पर नहीं है, मुझे बताएं उनसे क्या काम है आपको? आप कौन हैं? पहले तो कभी आपको नहीं देखा। मैं हावर साहब का रिश्तेदार हूँ, यहीं रहता हूँ मैं। मैं उनकी दुकानों का किराया देने आया हूँ। लाएँ मुझे दे दें। वो थोड़ा कशमकश का शिकार लग रहा था। अगर आपको एतबार नहीं तो आप फिर आकर दे दें। नहीं, अब मैं बार-बार नहीं आ सकता। ये 50,000 हैं। गिन लें और हावर साहब को बता दें, शकूर आया था। वो उसे पैसे पकड़ा कर चला गया तो वो गेट गेट बंद करके अंदर आ गया। दरवाज़ा खटखटाकर वो बाहर ही खड़ा हो गया। शर्मीन बाहर आई थी। ये बाहर कोई शकूर आया था, अंकल के लिए ये पैसे देकर गया है, 50,000 हैं, गिन लें। वो उसे पैसे पकड़ाते हुए बोला, शुक्रिया, अगर आप ना होते तो कुछ भी ना होता। उसका जुमला उचक कर बोला, आप सब लोगों से यूं ही डरती हैं? वो उसका डर समझकर बोला तो वो झेप गई। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आपको चलना है? नहीं, मैं अभी खाना बना रही हूँ। मैं इंतजार कर लूंगा। नहीं, मैं फारिया को कह चुकी हूँ। नौफिल ने बहस नहीं की, वो समझ गया वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। बेटा, अब मैं ठीक हूँ, तुम थोड़ी देर घर आराम कर लो। हावर साहब ने मुस्कुराकर शर्मीन का मुरझाया हुआ चेहरा देखा। इन 3 दिनों में वो घर चक्कर बनकर रह गई थी। नहीं अब्बू, मैं ठीक हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली। वो सूप निकाल कर उनके करीब बैठ गई और थोड़ा-थोड़ा करके उन्हें पिलाने लगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, अब कैसी तबीयत है? तभी नौफिल अंदर दाखिल हुआ था। अब तो बेटा बहुत बेहतर हूँ। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था, तुम इतना टाइम निकाल कर मेरे लिए आते हो। शर्मिंदा कर रहे हैं अंकल, आप हम एक ही घर में रहते हैं। और मैं आप मेरे अंकल भी हैं। आपकी तबीयत ख़राब है और मैं घर मज़े से बैठ जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो मुस्कुरा कर बोला तो हावर साहब ने प्यार से उसे देखा। मैंने अब्बू को भी बताया आपकी तबीयत की खराबी के बारे में, वो भी परसों आ रहे हैं। तुमने हाँ-वहाँ शाहिद को तकलीफ़ दी। अंकल प्लीज़ बार-बार तकलीफ़ का लफ़्ज़ इस्तेमाल करके हमें गैर नहीं करें। अब आप आराम करें, कल आपको डिस्चार्ज भी कर देंगे। मैं डॉक्टर से भी मिलकर आया हूँ। थैंक यू बेटा। फिर अंकल, वो मुस्कुराकर बोला तो वो भी मुस्कुरा दिए। बेटा तुम घर जा रहे हो तो शर्मीन को भी घर छोड़ दो। 2 दिन से इसने बिल्कुल आराम नहीं किया। नौफिल ने शर्मीन की तरफ देखा जिससे घबराकर बाप को देखा था। लेकिन अब्बू, जाओ बेटा आराम कर लो, मैं अब ठीक हूँ, तुम सुबह आ जाना। नौफिल अपना ही बच्चा है, बेफिक्र होकर जाओ। उसका गुरेज महसूस करके उन्होंने तसल्ली दी तो वो सर हिलाकर रह गई। गाड़ी चलाते हुए उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा, जो दोनों हाथ गोद में रखे खिड़की से बाहर देख रही थी। आप अभी भी परेशान हैं? अब तो अंकल बिल्कुल ठीक है। वो आंसू ज़ब्त करते हुए बोली। आप रो रही हैं? वो परेशान होकर बोला।
मैं बहुत डर गई थी। अब्बू के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। ये कहते हुए आंसू आंखों से बाहर आ गए थे। नौफिल ने होंठ भेज लिए। लेकिन अब अंकल ठीक हैं। थोड़ी देर बाद वो बोला तो अपनी बेख्तियारी पर शर्मिंदा होकर उससे आंसू साफ कर लिए। आपका मंगेतर कैसा है? नौफिल के पूछने पर शर्मीन ने चौंक कर उसे देखा, जो सीधा देखते हुए कार चला रहा था। मेरा कोई मंगेतर नहीं। अब की बार नौफिल ने चौंक कर उसे देखा। लेकिन अंकल ने तो अब्बू से कहा था कि आपकी बात तय हो गई है। जी, लेकिन अब्बू ने बात खत्म कर दी, शायद इसीलिए उनकी तबीयत खराब हुई थी। वो धीमे लहजे में कहकर उंगलियां चटखाने लगी। जबकि नौफिल का दिल चाह रहा था वो भंगड़ा डाले। उसे यकीन नहीं आ रहा था किस्मत यूं उस पर मेहरबान हो सकती है। शर्मीन, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। जब से आपको देखा है, आपके अलावा किसी के बारे में ना सोचा है और ना देखा है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अम्मी अब्बू को अंकल के पास भेजना चाहता हूँ, इस उम्मीद पर कि इस बार इनकार नहीं होगा। शर्मीन के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। वो घबराकर उँगलियाँ चटखाने लगी। आपने जवाब नहीं दिया। मैं क्या जवाब दूँ? आप अब्बू से बात कर लें। अंकल से तो मैं बात कर लूँगा, पहले आपकी मर्ज़ी तो जान लूँ। आप ये बताइए, मैं आपको पसंद हूँ ना? शर्मीन का चेहरा सुर्ख़ पड़ गया था, उसकी खामोशी पर वो मज़ीद खोया हुआ था। अंकल ने अब्बू से कहा था उन्हें मेरा मॉडलिंग करना पसंद नहीं, तो क्या आपको भी पसंद नहीं? आपको पसंद है? वो उल्टा पूछने लगी। पसंद तो है, लेकिन आप मेरे लिए इतनी अहम हैं कि आपकी खुशी के लिए छोड़ दूँगा। छोड़ दें, वो मुस्कुरा कर बोली। छोड़ दिया, वो भी मुस्कुरा कर बोला। अब मैं हाँ समझूँ? अब्बू से पूछ लें। वो शर्मा कर बोली। नौफिल ने मुस्कुरा कर उसका शर्मीला अंदाज़ देखा। उसको उसके सवाल का जवाब मिल गया था। नौफिल ने घर आकर पहला काम ये किया था कि शाहिद साहब को फ़ोन करके सारी सिचुएशन से आगाह किया था और उन्हें जल्दी आने को कहा था। हाँ, पर ये तुम्हें अचानक क्या सूझी बीमार होने की? तुमने हमारी बच्ची को परेशान कर दिया। शाहिद साहब ने शर्मीन को साथ लगाते हुए कहा तो हावर साहब मुस्कुरा दिए। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, ये इतनी ज़्यादा मिठाई किस खुशी में लेकर आए हो? हावर साहब ने शाहिद साहब के लाए हुए मिठाई के टोकरों की तरफ इशारा करके पूछा। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी इयादत करने नहीं आए, बल्कि अपनी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। हावर साहब ने कुछ हैरत और खुशी के मिले-जुले तासुर के साथ शाहिद और उनकी बीवी को देखा। जी भाई साहब, अब की बार हम इनकार नहीं सुनेंगे। शाहिद साहब की बीवी ने भी मुस्कुराकर अपना इंदिया दिया। आपकी बेटी है, हावर साहब ने मुतमईन होकर कहा। तो बस फिर मंगनी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते, सीधा निकाह कर देते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है हावर? इतनी जल्दी यार, मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं। अब की बार वो कुछ घबरा कर बोले। तैयारी क्या करनी है? निकाह का जोड़ा हम ले आएंगे। निकाह के लिए लड़की और लड़के का राजी होना और मौजूद होना जरूरी है, वो दोनों हैं। मसला क्या है? और जहां तक लेन देन की बात है, वो रुके तो हावर साहब की सांसें भी धीमी पड़ी। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हमें बस एक बेटी की जरूरत है, हमें वो दे दो। आपने मंगनी नहीं करनी तो ना सही, लेकिन मेरा तो इकलौता बेटा है और इकलौती बहू है। मैं तो अंगूठी पहनाऊंगी। ये कहकर सुरैया ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शाहिद साहब के साथ बैठी शर्मीन को पहना दी, जबकि दूसरे सोफे पर बैठा नौफिल पहलू बदल कर रह गया। तुम्हें क्या हुआ है? सप्तेर ने उसका हिलना महसूस किया था। यार, मंगनी मेरी है और किसी ने मुझे पूछा भी नहीं। तुम्हें इतराज है तो मैं भी मना कर देता हूँ। वो उठने लगा तो नौफिल ने दबोच कर उसे बिठाया था। जलील इंसान, तुम हमेशा मेरा काम खराब करना। मैं अंगूठी पहनाने की बात कर रहा हूँ जो अम्मी ने पहना दी है। असूलन तो मुझे पहनानी चाहिए थी। मैं क्या यहाँ झक मारने आया हूँ? शुक्र करो मंगनी हो गई और निकाह की डेट भी फिक्स हो रही है। मुझे देखो, जिसको मैं पसंद करता हूँ उससे हमेशा लड़ाई ही रही है। उसको अंदाज़ा भी नहीं होगा मैं उसे पसंद करता हूँ। किसकी बात कर रहे हो? नौफिल ने चौंक कर पूछा। भाभी की दोस्त, वो बिल्ली वाली यार। मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, कुछ मेरे लिए भी सोचो। वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोला तो नौफिल की हंसी निकल गई। दिल भी किसको दिया? दिल सोच समझ कर नहीं दिया जाता, समझे? सबतैर ने आंखें निकाल कर कहा। तुम दोनों कौन सी बातों में मसरूफ हो? शाहिद साहब के पूछने पर वो दोनों सीधे होकर उन्हें देखने लगे। परसों निकाह रखा है, ठीक है नौफिल, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं अब्बू, मुझे क्या एतराज हो सकता है? उसने शर्मीन की तरफ देख कर कहा। तभी उसने भी आंख उठाकर उसे देखा और नजरें मिलने पर शर्मगी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। वो स्टेज से कुछ फासले पर खड़ी नौफिल और शर्मीन को देख रही थी, जिनका आज निकाह था और वो दोनों कितने खुश थे, ये उनके चेहरों से अंदाजा हो रहा था। तभी नौफिल के साथ बैठे सप्तैन की नजर फारिया पर पड़ी तो वो उठकर उसके पास आ गया। कैसी हैं आप? फारिया ने चौंक कर उसे देखा और मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं फिलहाल ठीक नहीं हूँ। क्यों? मुझे तो ठीक नजर आ रहे हैं। जी, ज़ाहिर ऐसा है, लेकिन दिल का हाल अच्छा नहीं। क्यों? दिल के हाल को क्या हुआ? वो दिलचस्पी से पूछने लगी। आप क्यों बहुत बोलती हैं? नौफिल थोड़ा बदमज़ा हुआ।
क्यों ना कहा करूँ? वो खिलखिलाकर पूछने लगी। कहा करें, लेकिन हर सवाल का जवाब क्यों नहीं होता? कुछ का हाँ और अच्छा भी होता है। लेकिन आपने अभी तक कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिसके जवाब में हाँ या अच्छा कहा कहूँ। चलिए ऐसा सवाल पूछ लेता हूँ, मैं आपको कैसा लगता हूँ? ये कैसा सवाल है? फारिया ने बुरा मानकर कहा। फिर देख लें, आपने सवाल में से सवाल निकाल लिया। आपने सवाल ही ऐसा किया है, वो कहकर जाने लगी। पूरी बात तो सुन जाएं। जी बोले, वो रुक कर उसे देखने लगी। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, क्योंकि हमारी चंद मुलाकातें अच्छी नहीं हुई, लेकिन मैं आपकी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, लविंग, केयरिंग, और मेरी अम्मी का कहना है कि जिसकी मुझसे शादी होगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। अच्छा, फारिया ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो खुशनसीब लड़की आप हों। जी, वो हैरान हुई और फिर नज़रें चुरा ली। पहले की निस्बत अब उसके अंदाज में झिझक थी। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपको एतराज़ ना हो, तो मैं अपनी अम्मी को आपके घर भेजना चाहता हूँ। आप मेरे बारे में जानते क्या हैं? अब की बार फारिया ने संजीदगी से पूछा। मैं आपके बारे में कुछ जानना नहीं चाहता। मैं सिर्फ़ इतना जानता हूँ, एक लड़की जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत भली लगती है और मैं हमेशा उसकी मुस्कुराहट को देखना चाहता हूँ। सप्तान की नज़र एक पल के लिए उसके चेहरे पर ठहर गई, जिसकी आंखें उसकी बातों की गवाही दे रही थी। और मैं जानता हूँ आपको फ़ीफ़ी से कितना प्यार है। मैं जहेज़ में फ़ीफ़ी को भी कबूल करने को तैयार हूँ। आखिर वही तो हमारे मिलने की वजह बनी थी। जितनी आपको वो प्यारी है, उतना ही मैं उसे प्यार दूँगा। फ़ारिया बेसाख्ता मुस्कुराई थी। अगर आपको फ़ीफ़ी कबूल है, तो मुझे आप कबूल हैं। फिर मैं मम्मी को भेज दूँ? वो जल्दी से बोला। आपको जल्दी किस बात की है? वो स्टेज की तरफ बढ़ते हुए बोली। अगले माह नौफिल और शर्मीन की रुखसती है। मैंने हर काम अपने दोस्त के साथ किया है। अब चाहता हूँ हम दोनों की खाना आबादी भी एक साथ हो। फिर बोले, मंज़ूर है? सोचूंगी, वो इतरा कर बोली। सोच ले, मेरे जैसा दोबारा नहीं मिलेगा। उसके साथ कदम मिलाकर चलने लगा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। जानती हूँ, कहकर वो स्टेज पर चढ़ गई और सप्तान उसके हमकदम था।